बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और अब हम फिर से एक जीएसटी रियल एस्टेट की सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं और कह सकते हैं कि ये पार्ट 3 या तृतीय है। तृतीय पार्ट मैं कह सकता हूँ 3 गुना पावर के साथ, 3 गुना पावर के साथ शिवा भैया और प्रांशु भैया। मैं फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। शिवा शिवा भैया इज फ्रॉम रोहतक एंड प्रांशु प्रसीजा इज फ्रॉम चंडीगढ़। दोनों ने अनटायरिंगली डे एंड नाइट लगाकर रियल एस्टेट के ऊपर जीएसटी के कुछ इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशंस और सिंप्लीफिकेशन, तीनों वर्ड बोलूंगा क्योंकि आज तृतीय पार्ट है और ये मेजर पार्ट है। मैं ये कहूंगा आज का पार्ट अगर कभी आपने मिस कर दिया तो मतलब आज आपने, मैं कहूंगा, रोटी को बिना सब्जी के खा लिया। ये एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो कि पूरी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी इम्प्लीकेशंस को, बहुत इंपॉर्टेंटली एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलता जरूर हूँ बट इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन एस्पेक्ट। ये कहीं हिस्सों में बटा नहीं हुआ, इट इज ऑल अ कंटिन्यूइंग एस्पेक्ट। सिंस आप लोगों की कन्वीनियंस, व्यूअर्स की कन्वीनियंस और आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए दे डिसाइडेड टू डिवाइड इट इन सब्सिक्वेंट पार्ट्स। एंड जैसे कि हमारा प्रॉमिस था शिवा भैया और प्रांशु भैया का कि नेक्स्ट पार्ट के साथ दे विल बी कमिंग अप विद अ वन हैंड बुक, जो मैं कहूंगा एक बाइबल बुक होगी फॉर द जीएसटी रियल एस्टेट सेक्टर ऑन, यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर। इसके लिए आपको आगे जाकर नेक्स्ट पार्ट में कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बट फॉर दैट अगेन उसको पाने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें सो दैट वो आपको समझ आए और आप जब पार्ट 4 पे पहुंचे तो आप लोगों को उसके एक अंदर सारा निचोड़, क्रक्स, कंक्लूजन सब चीजें मिलेंगी जो कि इन दोनों ने दिन रात लगाकर हम सबके लिए तैयार करी है। मैं हाथ जोड़ के इन दोनों को थैंक यू करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि शिवा भैया और प्रांशु भैया ने दिन रात लगाकर इसमें बहुत मेहनत करी है, जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस शिवा भैया एंड प्रांशु भैया टू यू for taking the today's webinar or this recording for all of your benefit. Thank you so much for watching। और अब आप अपना जो चीज देखने के लिए आज आपने वीडियो ऑन करी है, जल्दी से समय व्यर्थ ना करते हुए शिवा भैया को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। शिवा भैया प्लीज। Thank you, Navya, for your kind and inspiring words as usual. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हम जो थर्ड सीरीज के साथ आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसमें हम बड़े पावरफुल कंटेंट्स और मैं कहूँगा कि जो बेसिक पिलर्स हैं जीएसटी के, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, कीपिंग इन व्यू द रियल एस्टेट सेक्टर। Navya, do allow me to share the screen so that we can start. भैया द स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन, आप कर सकते हैं। यस Yes. Is it visible? यस नाउ भैया इट हैज स्टार्टेड। Okay. तो मैं Thank कहूंगा ये पार्ट 3 पावर पंच है क्या, आप कहना चाहते हो? yes, Navya, we can say it's a power punch. हमने 2 सीरीज में तो बड़ा conceptual डिस्कस किया, हमने एक एग्जांपल के साथ सीरीज 2 में एंड किया था और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट सीरीज 3 में सब जीएसटी के प्रोविजंस की इम्प्लीकेशंस अलोंग विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि आज के सीरीज में हम डिस्कस श्योरली करेंगे। तो भैया एक चीज बोलना चाहूंगा, जो नेक्स्ट पार्ट लेके आओगे आप लोग, उसमें आप लोगों ने कुछ सरप्राइज भी रखा हुआ है आई बिलीव, और साथ ही साथ आपने ये भी डिस्कस किया है कि हम शायद उसमें कुछ एफएक्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे और हमारी नॉलेज टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो आज का पार्ट, इसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस फंडामेंटल्स को गेन करने के लिए जो आज तक आपने 2 पार्ट्स में मेहनत करी है। आज आप एक्चुअल में उसकी डेकोरेशन करोगे और आज हमें प्रेजेंट करोगे, ऐसा ही है शिवा भैया? बिल्कुल नव्या भैया, पार्ट 4 में जब हम एफएक्यूज और कुछ नोटिफिकेशन, मिसलेनियस प्रोविजंस, केस लॉज, इन सब प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो व्यूअर्स विल गेट कॉन्फिडेंस कि हमने जो सीरीज 1, 2, 3 में पढ़ा है दैट इज यूजुअली वर्थ ऑफ इट एंड दे आर एबल टू रिकॉल द 3 ऑफ द सीरीज। तो जब एफएक्यू में वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे दे विल ऑटोमेटिकली फील द कॉन्फिडेंस, इनफ कॉन्फिडेंस कि वो रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी को बड़े इजीली डील कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर दैट दे आर गोइंग टू गेट इन सीरीज 4 बट आफ्टर वाचिंग ऑफ कोर्स दिस टुडे सीरीज पार्ट 3। तो आज मैं जो अपने कंटेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एग्जांपल जेडीए का, जिसमें मैं टीडीआर, एफएसआई और लीज प्रीमियम की भी
कुछ बात करूंगा और नोटिफिकेशन से लिंकिंग भी करूंगा, बट उस एग्जांपल से पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी और आरसीएम प्रोविजंस के बारे में। और कुछ केसेस में रिवर्सल ऑफ आईटीसी की हम बात करेंगे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमने रीड आउट किए थे, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रूल 42 और 43 आईटीसी रिवर्सल की बात करते हैं, और मिसलेनियस प्रोविजंस की कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं प्रमोटर को, क्या वो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइज करने हैं या इन टोटलिटी करने हैं, वो सब प्रोविजंस आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द जीएसटी सीरीज में। टाइम ऑफ एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने एग्जांपल की नींव रख दी थी सीरीज 2 में, पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में, बट अभी जब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, ताकि हम इस एग्जांपल को अच्छे से ग्रैब कर पाए और लिंकिंग कर पाए प्रोविजंस की विद एग्जांपल। तो आई वुड लाइक टू वेलकम माय को स्पीकर सीए प्रांशु पसरीजा जी, जो कि आपके साथ इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। देन मैं एग्जांपल के साथ उसको लिंकिंग करूंगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में स्किप किया था, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यू करूंगा, बट कंटिन्यू करूंगा आफ्टर रीडिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। So I would like to welcome my co-speaker CA Pranshu Pasija ji for their insightful discussions on the matter starting from time of supply. Over to you, Pranshu bhaiya, over to you. Thank you, Shivaji. Thank you, Navya ji. First of all, I want to thank the participants and the viewers for showing love and affection in the first 2 series. Now we will come to the major part in the 3rd series, and we will discuss about major provisions in GST. Pranshu bhaiya, it is not about love and affection. They have become crazy about your series. एक होता है love affection होना, एक होता है crazy होकर भैया they are asking for when the next part will be released, when the handbook will be released. So मैं certainly ये कह सकता हूँ that's a marvelous job and a round of applause for both of you, जो आपने इतनी मेहनत करके ये एक निचोड़ निकाला है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी का। Thank you, Bill. Now we will discuss about time of supply under GST for real estate. Time of supply. What is time of supply? Time of supply means the point of time when goods and services are considered supplied. Meaning कि कब हमारे goods या services supply मानी जाएंगी. Why it is important? कि ये important क्यों है? क्योंकि time of supply से हमें पता चलेगा कि कब हमारी टैक्स की पेमेंट की लायबिलिटी हमारी ड्यू होती है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई कहता क्या है, कि कब कब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 13 says about time of supply for services. It says that it shall be the earliest of the following dates. तीनों में से जो अर्लियर होगा उसका हम टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पहला कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर 31(2). अगर 31(2) के अंदर इनवॉइस हम टाइम पे इशू कर दें तो टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। अगर हम इशू नहीं करते तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और थर्ड कहता है अगर ए और बी दोनों ही नहीं आता तो हम थर्ड सी पॉइंट पे जाते हैं which says date on which recipient shows the receipt of services in his books of account। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनवॉइस जो है वो 31 सेक्शन 2 में है, वो इनवॉइस इशू हो गया। अगर हो गया तो इनवॉइस की डेट की इशू और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर वो नहीं हुआ तो प्रोविजन की डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर दोनों नहीं आते तब हम थर्ड पार्ट पे सी क्लॉज में जाएंगे which says date of receipt shown in the receipt of the services in the books of accounts of the recipient, कि recipient की बुक्स में वो कब रिसीव हुआ है, that will be the time of supply। 31(2) जो है that says if it is read with rule 47 of the CGST rules then it says that the invoice must be issued within a prescribed period of 30 days। तो 30 दिन का टाइम मिला है हमें सर्विसेज के लिए कि 30 दिन के अंदर हमें जो है इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन इट। मिस्टर ए प्रोवाइड्स सर्विसेज वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर बी ऑन 1st of January। The invoice was issued on 20th January and the payment for the same was received on 1st February। Now see, the invoice was issued on 20th January
and the payment was received on 1st February. In the present case, we need to first check if the invoice was issued within the prescribed time. The prescribed time is 30 days. तो जो सर्विस प्रोवाइड करी थी 1st जनवरी को करी थी, तो 30 डेज हो गए 31st जनवरी. तो इनवॉइस जो है it is issued within 30 days and was issued on 20th January. So we will take the date of issue of invoice or date of payment of receipt, whichever is earlier. So date of issue of invoice is 20th January, date of payment is 1st February, then the time of supply will be 20th January. It means that time of supply हमारी 20th January अगर निकल गई तो इसका मतलब है कि जनवरी में हमारी टैक्स लायबिलिटी ड्यू होगी, जो हम नेक्स्ट अपनी जीएसटी रिटर्न में हम पे करेंगे. Next, there is time of supply for continuous service. Continuous service का मतलब हम आगे define करते हैं. And it is said that construction service will always be a continuous service. Why? Because continuous service जो supply है वो define कर रखी है section 2 subsection 33 में. It means a supply of services which is provided or agreed to be provided continuously or on a recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months. तो कंस्ट्रक्शन सर्विस नॉर्मली 3 मंथ से एक्सीड करेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन सर्विस को ऑलवेज वी विल ट्रीट इट एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए ड्यू डेट्स जो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बनता है. अगर तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर डिफाइंड है, देन दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन द पेमेंट बिकम्स ड्यू. और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, देन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. अगर पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, कि आपने कहा कि इस कंप्लीशन पे अगर हमें पेमेंट मिलेगी, जैसे 20% कंप्लीशन पे हमें पेमेंट मिलेगी, 40% पे मिलेगी, 60% पे मिलेगी, देन दैट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट विल बी ट्रीटेड एज द टाइम ऑफ सप्लाई. तो हम इस टाइम ऑफ सप्लाई से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कब ड्यू हो जाती है. इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज जो सेक्शन 13 कहता है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज रिवर्स चार्ज के अंदर अब लायबिलिटीज हमारी रियल एस्टेट में आ गई हैं, तो इसका ये प्रोविजन भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है. इट सेज दैट इट शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा अर्लियर होगा? ए कहता है द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट की बुक्स में जब वो पेमेंट एंटर हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और द डेट ऑफ पेमेंट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट. या तो बुक्स में वो अपनी जर्नल एंट्री पास कर ले, या फिर उसके बैंक में जब डेबिट हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज. और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयरऑफ बाय द सप्लायर. या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस अगर जो है वो कब कौन इशू करेगा? या तो रिवर्स चार्ज के केस में तो या 9(3) वाले इशू करेंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 9(4) में आ जाते हैं हमारे जो जीएसटी एक्ट में है. तो उस केस में इशू ऑफ इनवॉइस से 60 days इमीडिएटली हमने चेक करना है, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर ए और बी दोनों ही प्रोविजन हमारे पास नहीं आती, अगर दोनों ही फुलफिल नहीं होती, देन वी विल गो टू थर्ड क्लॉज. थर्ड क्लॉज कहता है कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट ने जब बुक्स में अपनी जर्नल एंट्री डाली, दैट विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. तो इससे हमें ये पता लगता है कि इशू ऑफ इनवॉइस आल्सो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब उसने अपनी बुक्स में कब एंटर किया? जब किया, आज किया, कल किया, 2 दिन बाद किया, दैट विल बिकम आवर टाइम ऑफ सप्लाई. तो हमें टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, और हमें पता नहीं होगा तो हमें पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. तो अगला है टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स. अब हमने प्रोविजन करा कि 31 मार्च 19 के बाद हमारे जो रेट थे रियल एस्टेट में वो चेंज हो गए. पहले कुछ और रेट्स थे, 31 मार्च के बाद हमारे रेट चेंज हो गए. उस केस के अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इसके अंदर 2 केसेस हैं. इसके अंदर हम कहते हैं कि 2 चीजें जहां पे फॉल कर जाएं, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. पहला है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बिफोर द रेट ऑफ चेंज. रेट चेंज होने से पहले गुड्स या सर्विसेज हम सप्लाई कर चुके. इस केस में ये सारे यस हैं. इसके साथ अगर जो बनता है तो वो हमारा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. जैसे कि पहला क्लॉज है, पहला हमारा एग्जांपल है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बिफोर चेंज ऑफ रेट. कि हमने सर्विसेज तो पहले हमने इशू कर दी, सर्विसेज हम दे चुके पहले, लेकिन हमने इनवॉइस भी हमने पहले इशू कर दिया
जो डेट थी हमारी चेंज की, मान लो 1 अप्रैल से पहले हमने इनवॉइस इशू कर दिया और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो हमारी 1 अप्रैल से पहले टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सेकंड केस में क्या है, इनवॉइस हमने बाद में इशू किया लेकिन पेमेंट हम पहले ले चुके, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव बिफोर चेंज ऑफ रेट, तो हमारी पेमेंट की डेट आ जाएगी। अगर दोनों ही बाद में हुए, हम सर्विसेज पहले दे चुके लेकिन इनवॉइस भी इशू हमने बाद में किया और पेमेंट भी बाद में इशू किया, तो अर्लियर ऑफ बी और सी। सेकंड केस है कि हमने जो सर्विसेज है वो हमने जो रेट चेंज होने के बाद प्रोवाइड करी, उस केस में क्या कहते हैं कि इनवॉइस हमने बाद में इशू किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और अगर हमने पेमेंट बाद में ली तो डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। अगर हमने दोनों ही पहले ले ली, सर्विसेज बाद में करी चेंज ऑफ रेट के, लेकिन हम इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट हम पहले ले चुके हैं, अर्लियर ऑफ द एनी टू। इसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी हेयर बिकॉज देयर आर प्रोविजंस इन रियल एस्टेट रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज फॉर गुड्स ऑल्सो। It shall be the earlier of the following: date of receipt of goods, जिस डेट पे हमें goods receive हुए, और date of payment as entered in the books of accounts of the recipient on or the date on which the payment is debited in this bank account, whichever is earlier। दोनों में से जो पहले हो गया, डेट ऑफ पेमेंट बुक्स में जब एंटर हो गया या उसके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, whichever is earlier। और सी कहता है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ऊपर सर्विसेज के केस में 60 days था, गुड्स के केस में 30 days है। तो डेट ऑफ रिसीट या डेट ऑफ पेमेंट उसकी बुक्स में या बैंक में जहां मर्जी पहले आ गई, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, इन तीनों में से जो पहले आएगा वो हमारा रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स आ जाएगा। अगर तीनों ही हमारे पास नहीं है, तीनों से हमें डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसीपमेंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीपमेंट आ जाता है तो हमारे केस में वो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। However, there are specific provisions regarding time of supply in the GST Act in relation to development agreements। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हैं, जो एरिया शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, उस केस के अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली दे रखा है जीएसटी में नोटिफिकेशंस के थ्रू। वो क्या कहता है, बिफोर 1 अप्रैल 19 जो था वो कहता था सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स फ्रॉम लैंड ओनर टू डेवलपर। हमने डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि एक लैंड ओनर होता है, एक डेवलपर होता है। तो लैंड ओनर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की, एंड द प्रमोटर बिल्डर और एनी व्हाटएवर नेम वी से दैट ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द लैंड ओनर रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो दोनों अपने हिसाब से एक एक सर्विसेज एक दूसरे को वो प्रोवाइड करते हैं। उस केस में हम कहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई लैंड ओनर की क्या बनती है और टाइम ऑफ सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज क्या बनती है। 1 अप्रैल 2019 से पहले क्या था, नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 कहता था कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर लैंड ओनर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, इट विल बी द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और राइट टू कंस्ट्रक्ट। जब वो ट्रांसफर का टाइम जो पोजेशन या राइट टू कंस्ट्रक्ट डेवलपर को दे देता था, दैट विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए भी नोटिफिकेशन 4/2018 में कहता था कि वो भी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और राइट टू द कंस्ट्रक्ट, उसको जब मिल जाता था लैंड ओनर को और प्रोमोटर को, तब वो भी हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता था। पर आफ्टर 1 अप्रैल 2019 इन अ प्रोजेक्ट इट सेज दैट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स कि जो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा दैट विल बी एट द टाइम ऑफ सीसी और ओसी व्हिचएवर इज अर्लियर, एंड फॉर सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए वो भी टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एट द टाइम ऑफ सीसी और ओसी व्हिचएवर इज अर्लियर। इसके बाद हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का हमने डेफिनेशन किया था, इट मींस अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो रेरा के अंदर दे रखा है। फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या कहता था, मींस द डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग एटसेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। इट शुड बी एन इंटेंशन टू सेल। अगर इंटेंशन टू सेल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नोटिफिकेशन 4/2019 कहता है only speaks about the services by way of transfer of development rights or FSI for construction of residential apartments in a project। वो कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए बात नहीं करता, वो सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए बात करता है
उस नोटिफिकेशन में उसका रेट एक तो एग्जाम्प्ट कर रखा है, लेकिन अनबुक्ड के केस में आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, जो शिवाजी समझाएंगे बाद में. इट डजंट टॉक अबाउट एनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. हाउएवर, नोटिफिकेशन 6/2019 it talks about the taxability of service of construction for both रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स. तो दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई दे रखा है दोनों नोटिफिकेशन में, लेकिन जो 4/2019 है, इट स्पीक्स अबाउट रेजिडेंशियल ओनली, एंड 6/2019 स्पीक्स अबाउट बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल. तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए तो वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सीसीओसी आ गया, लेकिन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की सर्विस है, उस केस में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए तो हमारा आ गया डेट ऑफ सीसी और ओसी, लेकिन जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स है उसकी जो डेवलपमेंट राइट्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई एंड विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द कंस्ट्रक्शन सर्विस. Now here it is a question that what should be the time of supply for service of transfer of development rights of commercial apartments. कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो कंटिन्यूअस सप्लाई माना जाएगा, एंड द सेम टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस विल अप्लाई एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स इफ कंस्ट्रक्टेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ सेल. अगर इंटेंशन सेल की नहीं है, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्ट. तो हमारे इस प्रोविजन से ही सारा कुछ बाहर हो जाएगा. एक विड्रॉल ऑफ नोटिफिकेशन 4/2018 आया था, ये 23/2019 नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 30 सितंबर 2019 को आया था. it provided an explanation that nothing contained in this notification shall apply with respect to the development rights supplied on or after 1st April 2019. नोटिफिकेशन 4/2018 में टाइम ऑफ सप्लाई बताता था, जो बिफोर 31 मार्च हमारी टाइम ऑफ सप्लाई टीडीआर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या होगी. लेकिन 23/2019 को नोटिफिकेशन आई, इन्होंने उस अमेंडमेंट उस नोटिफिकेशन को के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी कि ये नोटिफिकेशन विल नॉट अप्लाई shall apply with respect to development rights applied on or after. मतलब 1 अप्रैल के बाद इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन के अंदर प्रोविजंस हैं, that will not apply. पर उन्होंने एक क्लॉज और डाल दिया इसके साथ कि दिस नोटिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ओपन इशू है कि 1 अक्टूबर 2019 तक हम उसको 4/2018 विल बी ट्रीटेड एज विड्रॉल और नॉट, और any provisions regarding notification 4/2018 will be applicable or not. It is a litigative point, so keep in mind regarding this before taking any decision. Pranshu bhaiya, shall I show the notification where it is written? Yes. Just for a while. Yes, yes. तो हम देख सकते हैं कि जो भी notifications हैं that are effective on the date when on the date 1st October 2019. Rather जो हमारा न्यू स्कीम थी वो थी 1 अप्रैल 2019. तो कैसे उससे पहले हम कौन सा नोटिफिकेशन अप्लाई करेंगे? प्रांशु भैया, तो पहले वाली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी देन? Yes, we can say that, but it is a litigative point, so we have to take very much care about that. तो भैया इसमें हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा कि क्या आप रेफरेंस लोगे इसमें, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोई रुझान है, आप दोनों को कोई रुझान है कुछ कंक्लूजन की तरफ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे क्या थ्रो कर सकते हो लाइट कि क्या लिटिगेशन की तरफ हम जा पाएंगे इसमें कैसे? जैसे भैया, we can say that 4/2018 will be ineffective from 1 अक्टूबर 2019. So जो प्रोविजंस जो थे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो अलग-अलग नोटिफिकेशन 3, 4, 5 तो 2019 में उन्होंने इशू करी, that will be effective for new projects that are constructed after 1st April 2019. But regarding ongoing projects, it is a litigative point till 1st October 2019. ठीक है भैया, तो मतलब आपने कहा कि लॉजिकली ये होना ही चाहिए. हाँ जी, ठीक है, ठीक है. तो लॉफुली जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी 1 अक्टूबर से पहले वही प्रिवेल करनी चाहिए, बिकॉज स्पेसिफिकली रिटन इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2019. Or the government should make any comment on this. We are speaking only in from the notifications only. Yes. So just to
iterate the concept. Yes. Yes, Pranshu bhaiya, please continue. Now we will come to place of supply provisions under GST. Place of supply is required for determining the right tax to be charged on the invoice, whether IGST, CGST, SGST will apply. Meaning कि place of supply से हमें पता चलेगा कि हमने invoice में क्या tax लगाना है. Will it be IGST or CGST, SGST in the invoice? So place of supply for services where location of supplier and location of recipient is in India. जिस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया में है और रिसिपिएंट भी दोनों इंडिया में है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस क्या कहती हैं? सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी में ये डिफाइन है. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहता है डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या कहती है? इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्विस सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, अदर रिलेटेड, कोई भी सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कहता है शैल बी द लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. जैसे हमारा होटल इंडस्ट्री है, होटल अगर हमारा पंजाब में सिचुएटेड है तो पंजाब विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. हमारी बिल्डिंग अगर जम्मू में है तो जम्मू विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो दैट डजंट मैटर. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहती है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. इसका प्रोविजो है इफ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. हम ये प्रोविजन जो सब सेक्शन 3 कहता है इसके अंदर दोनों प्लेस जो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है. और जो पहले हमने पढ़ा वो था कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंडिया में है. लेकिन इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे. Where immovable property is located in more than one state or union territory, the supply of services shall be treated as made in each of the respective states or union territories in the proportion to the value for services separately collected. अगर आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट्स में अगर वो लाई करती है तो अगर एक मोर देन वन स्टेट से आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो आप प्रोपोर्शनेट जो वहां से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप वहां से वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोपोर्शनेटली हो रही है उस हिसाब से आप अपना प्लेस ऑफ आईटीसी और जो भी टैक्सेबल है आप वहां से कर सकते हैं. और डिटरमिन्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ, और इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब कभी गवर्नमेंट करेगी. प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. इसके अंदर क्या है, दोनों में से कोई भी अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों में से कोई भी अगर आउटसाइड इंडिया सेटल्ड है, ये सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है. उस केस में सब सेक्शन 4 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज के लिए वो डिफाइन करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी. इट शैल बी द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. वो कहता है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब दोनों में से कोई भी बाहर हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम मानी जाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है. नाउ वी विल कम टू वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहता है जीएसटी में? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ सेल. अब वैल्यू आपको नहीं पता तो आप जीएसटी किस चीज पे लगाओगे? आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, होनी जरूरी है, तभी तो आप उस पर जीएसटी लगाओगे. आप ज्यादा ना चार्ज कर लो, कम ना चार्ज कर लो, इट विल मेक मेनी इंटरेस्ट पेनल्टीज एटसेट्रा. तो वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन जीएसटी ऑल्सो. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15 रेड विद सीजीएसटी रूल्स क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड ऑफ सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू.
ट्रांजैक्शन वैल्यू, सबसे पहला है कि हमने एक ट्रांजैक्शन वैल्यू देखनी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या कहती है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई। कंडीशन होनी चाहिए कि जो सप्लायर और रिसिपिएंट है दोनों रिलेटेड ना हो, और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन हो, कि मैं और मेरा जो क्लाइंट है हम दोनों कोई रिलेटेड ना हो, और एक जो प्राइस फिक्स है, जो ट्रांजैक्शन फिक्स कर दी, दैट इज द प्राइस actually paid, that is the transaction value, and it will be treated as the value of taxable supply. Value of supply में include क्या क्या होगा? Any taxes, duties, cess, fees, charge levied under any other law. Other than GST, कोई भी law के अंदर कोई भी charges लग रहे हैं, कोई tax लग रहा है, कोई duty लग रहा है, it will be included for the calculation of value of supply in GST. Then any amount that the supplier is liable to be paid in relation to such supply but which has been incurred by the recipient and not included in the price actually paid or payable. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको रेड मार्क कर रखा है। ये कहता है कि any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply. एक सप्लाई है, उस केस में जो सप्लायर है that is liable to pay that amount but which has been incurred by the recipient and not included in the price actually paid. एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 100 करोड़ का, मैंने कहा कि ये मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद इंक्लूडिंग लेबर एंड सर्विसेज एंड गुड्स एंड मटेरियल एवरीथिंग, 100 करोड़ का मैंने कर लिया। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी अच्छी बननी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने अपना 50 करोड़ का अपना आपको मटेरियल ला के दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा कि मैं मटेरियल ले आऊंगा, आप अपना कंस्ट्रक्शन करते रहे। तो उस केस में क्या होगा, जब जो सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो इनवॉइस इशू करेगा, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 करोड़ का है तो वो सप्लायर जो है 100 करोड़ के ऊपर ही अपना वैल्यू ऑफ टैक्स जो है बनेगा, इनवॉइस के अंदर 100 करोड़ वैल्यू लेगा, वो 50 करोड़ नहीं लेगा। चाहे मैंने मटेरियल दे रखा है, मैंने सप्लाई करी है, मैंने उसको मटेरियल फ्री में दिया, लेकिन जब जीएसटी एक्ट के अंदर ये इंक्लूड कर दिया कि अगर वो सप्लायर की लायबिलिटी थी उस वैल्यू, उस अमाउंट को पे करने की, लेकिन दैट इज सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट, तो वो जो है वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। अब इस केस में क्या होगा, आप खुद वैल्यू पे करके आए, आपने टैक्स पे किया, अब 100 करोड़ के ऊपर आप दोबारा टैक्स पे करोगे, दैट विल बी अ डबल टैक्सेशन विद इन रिगार्ड फ्रॉम रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करें कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कीप इन माइंड आप कॉन्ट्रैक्ट ही उस हिसाब से करें। आप 50 करोड़ का ही कॉन्ट्रैक्ट कर दें, आप सप्लाई अपना मटेरियल खुद कर दें, तब क्या होगा, आप 50 करोड़ का मटेरियल भी दे सकते हैं और 50 करोड़ के ऊपर आपकी लायबिलिटी एक्स्ट्रा भी नहीं बनेगी। तो कीप इन माइंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वैल्यूएशन। इसके बाद कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा जो भी पे कर रहे हैं, जो भी सप्लायर जो है वो आप इंक्लूड कर रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एनी इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, एनी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड एटसेट्रा। एक्सक्लूजन्स कौन से हैं? जो हमने वैल्यू में से एक्सक्लूड करना है, दैट इज एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो हम सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम हम उसको दे रहे हैं, जो रिसिपिएंट को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, if such discount has been duly recorded in the invoice के अंदर वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो हमारा डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, सप्लाई हमारी हो चुकी, उसके बाद हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, if such discount is established in the terms of an agreement entered into at or before the time of supply। आप सप्लाई दे चुके, लेकिन उससे पहले आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि इतना डिस्काउंट हम देंगे आपको, तो वो भी हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to the discount on the basis of document issued has been reversed by the recipient of the supply। तो जो इसके अंदर रिसिपिएंट है उसको उस आईटीसी का क्रेडिट भी रिवर्स करना पड़ेगा, तब वो डिस्काउंट माना जाएगा। Where the value of supply of goods or services or both cannot be determined under sub rule 1, ऊपर हमने सब रूल 1 पढ़ा था अंडर सबसेक्शन 1, जो हमने फर्स्ट सेक्शन ट्रांजैक्शन वैल्यू किया था हमने, अगर वो वहां पे फुलफिल नहीं होता, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता चलती, द सेम शैल बी डिटरमिन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये रूल्स कहता है हमारा
कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आपने कैसे करनी है डिसाइड। पहला केस है कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। रूल 27 कहता है कि प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट कैन बी, फर्स्ट आपने लेना है कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में सेम प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अगर ए आपका फुलफिल नहीं करता तो सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी if such amount is known at the time of supply. Sum total of consideration in money and such any other further amount in money. अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो कोई भी मनी, कोई भी कंसिडरेशन जो मनी में आप काउंट कर सकते हैं, कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका प्राइस ये होना चाहिए था। फिर अगर ए और बी नहीं होते, सॉरी इट इज ए एंड बी आर नॉट अवेलेबल, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर आप उसका, अगर आपको ए भी नहीं पता बी भी नहीं पता तो उसकी लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसके जैसा मिलता जुलता उस प्रोडक्ट के आपको क्या प्राइस मिलना चाहिए। देन इफ नन अबव, अगर ए भी नहीं मिलता, ए नहीं मिलता तो आप बी में जाओगे, बी नहीं मिलता तो सी में जाओगे, अगर तीनों नहीं मिलते तो आप डी में जाओगे। डी क्या कहता है, देन द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी as determined application of rule 30 और 31। अगर तीनों में से नहीं आते तो आप रूल 30 और 31 में जाओगे। केस 2 कहता है कि अगर आपकी सब सेक्शन 1 के अंदर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक था प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन और सेकंड था कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहला कर लिया कि अगर प्राइस हमारा सोल कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहला है कि रूल 28 क्या कहता है, बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन। डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन में हमारे आ जाते हैं, जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन में हमारे आ जाते हैं कि एक ही पैन नंबर पे अगर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन की एक्सप्लेनेशन रूल में दे रखी है, वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। उसके अंदर मैं मैक्सिमम इनकम टैक्स के रिलेटेड है तो बाकी और भी ऐड है, वी कैन रीड फ्रॉम देयर। अगर बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन है अदर देन एजेंट, एजेंट के थ्रू हम सप्लाई नहीं कर रहे लेकिन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस के थ्रू सप्लाई हो रही है, तो उस केस में कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। अगर वो नहीं है तो सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी लेना है। अगर वो भी नहीं है तो वैल्यू एज पर रूल 30 एंड 31 लेना है हमने। गुड्स इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, अगर आप रिलेटेड पर्संस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपने गुड्स फर्दर सप्लाई के लिए करनी है, आपने अपने कंजम्पशन के लिए नहीं लाए, किसी आगे फर्दर सप्लाई के लिए करनी है, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। जो सप्लायर है वो अपने ऑप्शन पे वैल्यू में भी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर। आप, मैं ए और वो बी, हम दोनों रिलेटेड हैं, तो अगर बी ने आगे जिस उस प्रोडक्ट को जिस अमाउंट पे सेल करना है, अगर मैं ऑप्शन ऑप्ट करता हूं तो जो बी जितने अमाउंट पे सेल करेगा उसका 90% की बिलिंग मैं कर सकता हूं बी को। मतलब अगर बी आगे 100 रुपए का बेचता है तो मैं 90 रुपए की बिलिंग उसको कर सकता हूं। This rule says that where full ITC is available, value of invoice be the open market value. अगर ITC available है तो value can be the open market value. अगर हम through an agent supply करते हैं, रूल 29 में जाते हैं, it says open market value. अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर वो भी नहीं है तो वैल्यू एज पर रूल 30 और 31। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 4, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council. इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू अपने वैल्यूएशन रूल्स निकाल सकती है। रूल 30 क्या कहता है, इट सेज वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर निकालनी है। इट सेज दैट वैल्यू विल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन or cost of manufacture or cost of acquisition or cost of provision. Rule 31 क्या कहता है, it is a residual method which says value equal to determined using reasonable means consistent with the principle and the general provision of section 15 and the provision of this chapter. It says you can take any reasonable mean whichever you want to take as per section 15 and provisions of this rules. For supply of services, the supplier may opt for this rule, ignoring rule 31.
सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए डायरेक्ट रूल 31 पे आ सकता है, इग्नोरिंग रूल 30। जो ये प्रोविजन थे ये सारे बिफोर 31 मार्च 2019 हमारे रियल एस्टेट में एप्लीकेबल थे, पर आफ्टर 31 मार्च फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर हमारे वैल्यूएशन जो रूल्स हैं वो हमारे वैल्यूएशन प्रोविजंस अलग हैं। इट सेज वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सिमिलर अपार्टमेंट चार्ज बाय द प्रमोटर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट बायर nearest to the date on which such development right is transferred to the promoter। नोटिफिकेशन 4 2019 का पैरा 1A कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जो लैंड ओनर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर को उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द अमाउंट चार्ज बाय द सिमिलर अपार्टमेंट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट बायर नियरेस्ट टू द डेट ऑन विच सच डेवलपमेंट राइट इज ट्रांसफर्ड। जिस डेट को वो डेवलपमेंट राइट्स जो ट्रांसफर कर रहा है उस डेट को जो प्रमोटर है इंडिपेंडेंट बायर से उस अपार्टमेंट का क्या प्राइस चार्ज करेगा। फिर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस क्या कहता है, वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस जो हमारा प्रमोटर जो लैंड ओनर को प्रोवाइड करता है, टोटल अमाउंट चार्ज फॉर सिमिलर अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट बायर्स अदर देन द पर्सन ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट राइट्स नियरेस्ट टू द डेट। इसमें भी वही कहता है कि प्रमोटर इंडिपेंडेंट बायर को अदर देन लैंड ओनर, तो इंडिपेंडेंट बायर को डेट ऑफ एग्रीमेंट पे क्या अमाउंट चार्ज करेगा। इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि लेस करनी है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो पैरा 2A नोटिफिकेशन 3 2019 में लिखा हुआ है। लेकिन वैल्यू ऑफ लैंड तो हमें तब भी डिडक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज वैल्यू ऑफ लैंड इज नॉट नीदर अ सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 3 which we read earlier। वैल्यू ऑफ अनबुक्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट्स, जो हमारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक जो हमारे फ्लैट्स अनबुक्ड रह गए, जो अपार्टमेंट्स अनबुक्ड रह गए, जो हमारे सेल नहीं हुए, उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सिमिलर अपार्टमेंट चार्ज बाय द प्रमोटर नियरेस्ट टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन एज द केस में बी। तो ये पैरा 1B ऑफ नोटिफिकेशन 4 2019 में कहता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द अमाउंट चार्ज फॉर सिमिलर अपार्टमेंट्स बाय द प्रमोटर नियरेस्ट टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहले हमने किया था कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे क्या थे अमाउंट, अब हम कर रहे हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे क्या अमाउंट चार्ज करेगा प्रमोटर। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अनबुक्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। नाउ शिवा भैया will explain the example and he will take further। थैंक यू प्रांशु भैया, आपने बड़ा लुसिडली सभी प्रोविजंस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन एंड ऑल दिस प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस अलोंग विद द एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। उससे पहले 3 छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो कि हमने पहले भी रीड आउट की हुई है, बट स्टिल वी कैन गो थ्रू दी 3 नोटिफिकेशंस, ताकि जब मैं ये वर्डिंग यूज करूं कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, एफएसआई एंड लीज प्रीमियम, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि ये टर्म्स एक्चुअल में है क्या। तो डेवलपमेंट राइट्स आपको पता है कि लैंड के जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज सच एज पोजीशन, ईजमेंट, लीज, डेवलपमेंट राइट। और क्या हम ये कह सकते हैं कि लैंड के राइट ट्रांसफर हो गए फॉर डेवलपमेंट, तो क्या ओनरशिप ऑफ लैंड ट्रांसफर हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। लैंड ओनर ट्रांसफर इज राइट ऑफ डेवलपिंग इनटू अ लैंड टू द डेवलपर अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। देन वी कम टू द एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि होता क्या है। इट इज द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन पोटेंशियल ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। इन सिंपल वर्ड, FSI is the proportion of construction of all floors to the total area। कि अगर let's say total area 100 है, अगर FSI 1.5 है, तो आप कितना बिल्डअप कर सकते हो? That is 1500। तो ये डिटर्मिनेशन कौन करता है? FSI करता है। It determines the maximum area which can be constructed on a particular piece of land। For example, if a plot of land is at measuring about 1000 square meters, the permissible FSI is 1। तो 1000 square meter of construction is permissible on that plot of land। तो आप देखिए कि ये ट्रांसफरेबल होते हैं बेसिकली। कई स्टेट्स में क्या होता है कि
लेट्स से गवर्नमेंट ने कुछ एक्वायर किया लैंड को, तो वो एफएसआई दे देती है कि आप यहाँ बिल्ट ना करके किसी और स्टेट में इतना बिल्ट अप कर लो, इतना 1.5, और कुछ एडिशनल एफएसआई भी दे देती है। तो ये जो टर्म्स है वो जनरली यूज होंगी, एफएसआई और एडिशनल एफएसआई ऑल टुगेदर। देन कम्स टू बी अपफ्रंट प्रीमियम। तो अपफ्रंट प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है जी? अपफ्रंट प्रीमियम ना लीज के रिस्पेक्ट में यूज होता है। अपफ्रंट प्रीमियम को सलामी कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लैंड ओनर होता है वो ट्रांसफर करता है लॉन्ग टर्म लीज के राइट्स ऑफ 30 इयर्स और मोर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 कि आप उस पर जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire constitution has been received after issuance of completion certificate by the competent authority or after its occupation, whichever is earlier. तो जगह जगह लीज प्रीमियम्स की बात होगी। इसमें हमें ध्यान रखना कि जीएसटी में जो है ये 30 इयर्स और मोर होती है, कहीं कहीं स्टेट में ये 99 इयर्स भी होती है, तो ये भी ट्रांसफरेबल है। तो एफएसआई, डेवलपमेंट राइट और अपफ्रंट प्रीमियम ये बड़े ही साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर। यस यस पंचू भैया। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर टैक्स ले रही है तो वो कह सकते हैं कि क्या वो लैंड फ्री में देना चाह रही है? मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे आप खड़े भी हो रहे हैं तो आप ये तो नहीं है कि आप टैक्स पे करोगे तभी आप खड़े हो सकते हो। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो साथ में राइट भी तो सेल कर रहे हो ना। दैट इट मींस दैट डेवलपमेंट राइट जो अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपके टैक्सेबल, वो आपके लैंड के इक्वल माना जाएगा और इट शुड नॉट बी टैक्सेबल। पर गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल कर दिया। आई डोंट थिंक इट विल बी अ रियली गुड थिंग टू टेक। यस यस प्रांशु भैया, इसमें काफी लिटिगेशंस हैं कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि जो लैंड होता है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ही होते हैं, डेवलपमेंट राइट इज नथिंग बट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो अगर हम उन चीजों को देखें तो ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी टैक्सेबल, इट शुड नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिए इन ट्रांजेक्शन्स को भी। तो देखते हैं कि आगे जाके ये कैसे लिटिगेशन सॉर्ट आउट होती है, और इनको हम ओपन इश्यूज में डिस्कस करेंगे, जो कि हम आगे जाकर कभी अपने जो इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट है उनसे डिस्कस करेंगे। नाउ स्ट्रेट अवे आई एम कमिंग टू द एग्जांपल जो मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो आप देखिए टोटल फ्लैट जो थे वो 100 फ्लैट्स थे, जिसमें कि 70 लैंड ओनर के पास थे और प्रमोटर के पास 30 फ्लैट्स थे। अब आपको एक जो थॉट है वो ये रखनी है कि गवर्नमेंट वांट्स टू कैप्चर जीएसटी ऑन ऑल द 100 फ्लैट्स। अच्छा, 70 अगर लैंड ओनर को फ्लैट्स मिल गए तो फर्दर लैंड ओनर ने क्या किया, 30 अपने पास रख लिए, बिफोर कंप्लीशन 20 जो है सेल कर दिए, और आफ्टर कंप्लीशन उसने 20 सेल फ्लैट्स और आफ्टर कंप्लीशन उसने 20 सेल कर दिए। प्रमोटर के पास जो 30 फ्लैट्स थे उनका क्या हुआ, 20 उसने आफ्टर कंप्लीशन सेल कर दिए और 10 जो है उसने बिफोर कंप्लीशन सेल कर दिए। लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि रेट क्या होगा। हम अपने केस में 5% रिज्यूम कर रहे हैं नॉन अफोर्डेबल का, और टीडीआर की डेट हम मान रहे हैं 5 जुलाई 2020, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीसीओसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लेकर चलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ जेडी ऑन विच जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। तो हम देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ सर्विस क्या रहेगा, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसको अभी रिपीट नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गो थ्रू कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विस थी 70 फ्लैट्स की, उसकी वैल्यू क्या आई थी, हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर व्यूअर ने ये नहीं देखा था तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 2 पे जाइए, पार्ट 2 को देखिए, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ 70 फ्लैट्स डिस्कस किया था। कौन सी वैल्यू लगेगी, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, जो की थी 5 जुलाई 2020, और उसकी मार्केट वैल्यू थी 20 लाख पर फ्लैट, और 2/3 किया था कि हमने 1/3 डिडक्शन मिलती है लैंड की, तो वैल्यू आई थी 933 लाख। ये सबको क्लियर होना चाहिए बड़े अच्छे से। आज हमें प्रांशु भैया ने समझाया कि लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय होम, कि किसकी लायबिलिटी आएगी। एज पर नोटिफिकेशन 5/2019
एज पर पार्ट 5 जो कहता है सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांसफर टीडीआर और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई, तो जीएसटी कौन पे करेगा? प्रमोटर पे करेगा। हेंस जो लायबिलिटी टू पे टैक्सेस ऑन टीडीआर थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? लैंड ओनर से प्रमोटर के ऊपर शिफ्ट हो गई एज पर द अबव नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि 70 फ्लैट्स के लिए जो कि विच आर गिवन टू द लैंड ओनर, द टैक्स विल बी पेड ओनली ऑन द कंस्ट्रक्शन सर्विस इन द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बाय द प्रमोटर। और जो 30 फ्लैट्स हैं जो कि डेवलपमेंट राइट जिनके ट्रांसफर हुए थे kept with the promoter as land is transferred by the landowner for the said 30 flats, GST liability for the 30 flats will be on the promoter under RCM। तो हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, हम एक बार नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा देता हूं कि ताकि आपको ये पता लगे कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द नोटिफिकेशन ओनली। तो मैं आपको 4/2019 और 5/2019 दोनों नोटिफिकेशंस को मैं आपको रीड करके अभी दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखिए नोटिफिकेशन 4/2019 क्या कहती है। नोटिफिकेशन 4/2019 बड़ा स्ट्रेट अवे कहती है, ये कुछ हेडिंग देती है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई जो कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ट्रांसफर होंगे बाय प्रमोटर। तो उसके बारे में ये पूरा डिस्कस कर रहा है। तो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो देखिए इट शैल बी इक्वल टू द, ये कहता है कि इट शैल बी इक्वल टू द डीम टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिमिलर अपार्टमेंट चार्ज बाय द प्रमोटर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट बायर नियरेस्ट टू द डेट जबकि डेवलपमेंट राइट और एफएसआई ट्रांसफर हुए थे। और वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल apartment remaining unbooked on the date of issuance of completion or occupation shall be deemed to be the equal to the value of similar apartment charged by the promoter nearest to the date of CC और OC। तो ये अभी जो है प्रांशु भैया ने भी आपके साथ डिस्कस किया था, ये तो था 4/2019। सर एक बार 5/2019 और दिखा दीजिए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 5/2019 में क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बताते हैं कि जो सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई है उसमें लायबिलिटी किसकी आएगी? प्रमोटर की आएगी। ऐसे ही 5C में लॉन्ग टर्म लीज की बात करते हैं 30 इयर्स और मोर इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो भी मैंने अभी टर्म्स आपके साथ डिस्कस की थी वेदर डेवलपमेंट राइट और एफएसआई और अपफ्रंट प्रीमियम वो वेल स्क्वेयरली कवर्ड है नोटिफिकेशंस में और लायबिलिटी भी वेल मेंशन्ड है नोटिफिकेशंस में। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द नोटिफिकेशंस ओनली। तो लेट अस अगेन गो बैक टू द नोटिफिकेशन एंड आवर पीपीटी फ्रॉम द वर्ड। तो अब देखिए कि मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूंगा कि सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया है। तो हम स्ट्रेट अवे एग्जांपल पे आके इसको हम कंक्लूड करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जी? बिफोर completion for the sale of flats before completion of 20 flats with the landowner and 10 flats for the promoter on the date of receipt of advance। तो देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ से आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो फ्लैट्स बिफोर कंप्लीशन सेल हो गए चाहे वो लैंडओनर के थे चाहे वो प्रमोटर के थे, प्रमोटर के सर 10 फ्लैट्स थे बिफोर कंप्लीशन और लैंडओनर के जो है 20 फ्लैट्स थे बिफोर कंप्लीशन। तो आपको पता है बिफोर कंप्लीशन तो जब भी एडवांस रिसिप्ट हुआ होगा तो उस टाइम पे ही आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी। सर बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया हमें। और फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ 70 फ्लैट विद द लैंड ओनर ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर वाइड नोटिफिकेशन 6/2019। तो उसमें क्या हुआ, 70 फ्लैट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कब लायबिलिटी अराइज होगी, ऑन द डेट ऑफ सीसी और ओसी। बिल्कुल ठीक है। और डेवलपमेंट राइट ऑन द अनबुक फ्लैट जो कि 30 फ्लैट्स थे जो कि अनबुक कितने रह गए थे, हम देखते हैं एग्जांपल में कि अगर मान लीजिए जो हमारा प्रमोटर था 30 में से उसके जो 10 फ्लैट्स थे वो तो सेल हो गए थे बिफोर कंप्लीशन। तो एज ऑन डेट ऑफ सीसी और ओसी 20 फ्लैट्स ही उसके अनबुक रह गए थे जो कि बाद में सेल हुआ है।
आफ्टर कंप्लीशन सेल हुआ तो उसकी लाइबिलिटी कब आ जाएगी, एज ऑन द डेट ऑफ सीसी और ओसी। तो हम टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए फटाफट से हम रीड करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी ऑन द 70 फ्लैट्स विल बी ऑन द प्रमोटर ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने 933 लैक्स पे लाइबिलिटी को फाइंड आउट किया था। Promoter, also we can conclude that promoter has received advance in kind for the supply of service, and being construction service is a service as per schedule 2 of the GST Act, advance receipt for the supply of service will be liable to be taxed, and also consideration can be in kind or in cash. तो hence GST liability promoter की होगी 70 flats की 933 लाख, and tax liability will be 5% or 1%. हमने नॉन अफोर्डेबल के केस में 5% एज्यूम किया था, तो हमारी 46.67 लाख लाइबिलिटी आई थी। अब हम देखते हैं कि 30 फ्लैट्स जो कि प्रमोटर के पास थे उसके लिए क्या लाइबिलिटी आएगी। फॉर द फ्लैट्स अनबुक्ड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स विच विल बी एज फॉलोज। तो आप देखिए 20 फ्लैट्स जो थे, मैं आपको फिर लेके चलता हूँ एग्जांपल के ऊपर, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि 10 जो प्रमोटर के पास जो बिफोर कंप्लीशन 10 सेल हो गए थे उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 फ्लैट्स की बात करेंगे जो कि अनबुक्ड थे ऑन द डेट ऑफ सीसी और ओसी। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सीसी और ओसी दैट इज 5 जुलाई 2021। सर उसकी वैल्यू क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सीसी और ओसी, जो कि हमारे केस में 60 लाख पर फ्लैट है 5 जुलाई 2021 को। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू क्या आएगी, जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगी। आप देखिए 20 फ्लैट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, दैट इज 20 lakhs इंटू 20 फ्लैट्स इंटू 18%, 72 लाख। तो देखिए जो डेवलपमेंट राइट की लायबिलिटी है वो मार्केट वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। बट सर आपने तो कहा था कि जो हमारा सीसीओसी की मार्केट वैल्यू वो ली जाएगी। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी लो ने, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 फ्लैट्स उस टाइम की मार्केट वैल्यू जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उसके 5% से ये लायबिलिटी एक्सीड नहीं कर सकती। तो एक कैप लगा दिया, एक मैक्सिमम कैपिंग कर दी कि अनबुक फ्लैट के केस में आप लायबिलिटी तो निकालेंगे इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। तो वो हमारी थी 5 जुलाई 2020 को 20 लाख। 20 फ्लैट्स कौन से हैं जी, जो कि अनबुक रह गए थे प्रमोटर के पास, और उस पे रेट क्या लगा जी 18%, बट उसके ऊपर कैपिंग क्या लग गई, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5%, जो कि मार्केट वैल्यू आपने लेनी है ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट 60 लाख। तो 20 इंटू 60 इंटू 5% अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू उसमें देखनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू हमारी आती है। तो टैक्स रेट ऑन टीडीआर क्या होगा 18% एज पर नोटिफिकेशन 11/2017, और जो 10 फ्लैट्स हैं which were sold before issuance of completion certificate, GST liability will be paid by the promoter on forward charge mechanism। वो तो नॉर्मल होगा, जो भी 10 फ्लैट उसने पहले ही कंप्लीशन से बुक कर लिए थे, जो भी उसका एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसका 5% वो चार्ज करके चलेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल के साथ हमने इसको स्क्वायरली कवर किया सारे प्रोविजंस को, और टाइम ऑफ सप्लाई प्रांशु भैया ने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो सर एक बार 2 मिनट के अंदर इसका क्रक्स कर दीजिए। देखिए जो भी लैंड ओनर के पास 70 फ्लैट थे और जो प्रमोटर के पास 30 फ्लैट थे, हम उसकी लायबिलिटी को ओवर ऑल प्रोजेक्ट के बेसिस पे देखते हैं। 70 फ्लैट्स की जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रमोटर ने दी लैंड ओनर को, उसके ऊपर तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज हो गया कंस्ट्रक्शन सर्विस के फॉर्म में। जो 30 फ्लैट्स थे उसमें जो बिफोर कंप्लीशन 10 सेल हो गए उसका एक्चुअल सेल प्राइस पे प्रमोटर ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दिया, और जो हमारा ऑन द डेट ऑफ सीसीओसी अनबुक रह गए, जो डेवलपमेंट राइट के ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ा
किस वैल्यू पे मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जो कि थी हमारी 20 लाख, बट उसमें कैपिंग लग गई सब्जेक्ट टू 5%। किस डेट की वैल्यू लेकर के, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ CCOC, तो उससे मैक्सिमम हम नहीं जा सकते। तो आप देखिए गवर्नमेंट ने ओवरऑल 100 फ्लैट्स पे ही हमसे टैक्सेबिलिटी ले ली। एक बात मैं यहाँ कहूंगा प्रांशु भैया, आप भी थोड़ा सा इसमें व्यू बताना अपना, कि देखिए अभी गवर्नमेंट, अभी प्रमोटर के फ्लैट जो है वो बिके भी नहीं थे, जो आफ्टर कंप्लीशन है 20 फ्लैट्स ऑन द डेट ऑफ CCOC, उसके बिके भी नहीं, फिर भी गवर्नमेंट ने उससे जो है RCA में GST की लाइबिलिटी, GST चार्ज कर लिया। अब उसके बाद पैसा भी नहीं आया और गवर्नमेंट इज चार्जिंग अंडर RCM। तो क्या ये कहीं ना कहीं अग्रेसिव व्यू लिया है प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए कि उसको रिवेन्यू भी नहीं मिला, फिर भी ऑन द डेट ऑफ CCOC गवर्नमेंट ने जो है उसे चार्ज कर लिया। प्रांशु भैया आपका इसमें क्या व्यू रहेगा? हाँ जी शिवा भैया, गवर्नमेंट कहती है कि जितने आप प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बना रहे हैं, जितने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं ना, आप सबके ऊपर टैक्स पे कर दो। 70 फ्लैट्स पे तो उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज में कंस्ट्रक्शन सर्विस पे टैक्स ले ही लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो प्रमोटर के पास बचे उसके अंदर उन्होंने 20 फ्लैट्स पे RCM में ले लिया TDR, और जो 10 फ्लैट्स उन्होंने सेल कर दिया उस पे फॉरवर्ड चार्ज पे उन्होंने टैक्स पे कर दिया। तो फुल क्रक्स ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे 100 फ्लैट्स के ऊपर अपना GST ले लिया। तो गवर्नमेंट का जो शिकंजा है वो टोटल प्रोजेक्ट पे है। अच्छा प्रांशु भी, अब जो 70 फ्लैट लैंड ओनर के पास थे, हाँ उसमें से देखिए सिर्फ बिफोर कंप्लीशन जो सेल हो गए उसके ऊपर लाइबिलिटी तो आएगी लैंड ओनर के ऊपर, और लैंड ओनर को जो है रजिस्ट्रेशन भी उसके ऊपर लेना पड़ेगा। और आफ्टर कंप्लीशन वाले जो है वो चार्ज शेड्यूल 3 में कवर होंगे, स्पेयरली कवर हो जाएंगे। और फॉर ओन यूज वाले जो 30 फ्लैट्स है उस पर भी कोई लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी, क्योंकि 70 फ्लैट्स पे ऑलरेडी प्रमोटर फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स दे चुका है। पर अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, तो प्रांशु भैया मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे ITC प्रोविजंस में, कि जब ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर पे कर रहा है 70 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन सर्विस के फॉर्म में, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखिए वो पे कर रहा है, आपने जैसा कि बताया टाइम ऑफ सप्लाई जो होगी वो ऑन द डेट ऑफ CC और OC होगी। बट जो डेवलपमेंट राइट्स के टाइम ऑफ सप्लाई है वो कहीं ना कहीं पहले आ गई है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स आ गई है। तो भैया ये है एक इसके अंदर फ्लॉ है लॉ के अंदर, कि हम इसको कह सकते हैं कि जब 70 फ्लैट्स पे उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज में कंस्ट्रक्शन सर्विस की लायबिलिटी पे कर दी प्रमोटर ने, लेकिन उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो उन्होंने शिफ्ट करके उन्होंने लास्ट में CCOC की कंप्लीशन पे कर दिया। तो हम इसे कह सकते हैं कि अब उनकी लायबिलिटी तो 70 फ्लैट्स की बन गई, जो लैंड ओनर के उनको ITC का क्लेम लेने के लिए भी उन्होंने अप्रूवल दे दी कि आप ITC इसका ले सकते हो, लेकिन अगर वो कंप्लीशन पे जाके उस टैक्स को पे करेगा, क्योंकि इनवॉइसिंग भी पहले नहीं कर सकता, अगर उन्होंने इनवॉइसिंग पहले कर दी और टैक्स बाद में पे किया तो वो भी मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि उनको 3B और अपनी GSTR 1 में भी उसको शो करना पड़ेगा। तो अगर वो इनवॉइसिंग भी CCOC पे कर रहे हैं, उसके बाद वो टैक्स की लायबिलिटी भी CCOC पे दे रहे हैं, तो लैंड ओनर तो पहले ही फ्लैट्स अपने सेल कर चुका, जो वो फ्लैट सेल करेगा 20 फ्लैट जो उसने सेल करे हैं बिफोर कंप्लीशन, उसके ऊपर उसको GST की लायबिलिटी बन गई। लेकिन वो ITC तब तक नहीं ले सकता जब तक आपका प्रमोटर अपना टैक्स ना पे करे। वो सेक्शन 16 जो हमें वो डीमिंग जो लगा देता है, जो हमें रोक लगा देता है कि आप ये तब तक नहीं क्लेम कर सकते जब तक वो अपना जो आपका जो सप्लायर है वो अपना टैक्स पे ना कर दे। तो जब तक वो टैक्स नहीं पे करेगा आप क्लेम नहीं कर सकते, और आपने अगर सेल कर दिया तो आपको टैक्स अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा। तो प्रांशु भैया क्या मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज क्या होता कि 20 फ्लैट जब वो लैंड ओनर GST लाइबिलिटी पे करता तो वो उस ITC को क्लेम कर सकता था, जो 70 फ्लैट्स जो प्रमोटर ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे किया, इनवॉइसिंग किया लैंड ओनर को, तो उसका ITC वो यूज कर सकता था। जो ये 20 फ्लैट्स की लाइबिलिटी आएगी उसको पे करने में, तो उसको ITC का कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा हमें, ITC के प्रोविजंस में जाके, कि ये मिसमैच को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो भैया प्रांशु भैया थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। अब मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ ऑन द ITC प्रोविजंस। हमने एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है,
आई थिंक अब सप्लाई के प्रोविजंस और सभी टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन सब के प्रोविजंस हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। और नोटिफिकेशन में भी हमने ये देख लिया कि TDR, FSI, अपफ्रंट प्रीमियम जहां जहां यूज हुए हैं कि उनका एक्चुअल में मतलब है क्या, और ये कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन में यूज हुआ है। अब हम मैं स्ट्रेट अवे आऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक, कि ITC कहाँ कहाँ अवेलेबल है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है ITC में। तो देखिए, GST ऑन सेल ऑफ फ्लैट और अपार्टमेंट, जो ITC था आपको पता है 2019 से पहले ITC की अवेलेबिलिटी पूरी थी on the sale of affordable and non-affordable when the tax rate was like 12% और effective 8% था, और effective 18% and effective rate 12% for affordable and non-affordable respectively। तब तो ITC पूरा अवेलेबल था। However, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 1/4/2019 से जो रेट लाए हैं 1%, 5% जो हम यूजुअली कह देते हैं, उसमें ITC की रेस्ट्रिक्शंस है, ITC अवेलेबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि ITC की क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और कैसे कैसे इन रिस्ट्रिक्शन से हम इन रिस्ट्रिक्शन को कैसे कैसे कंप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, मैंडेटरी टैक्स रेट रखा गया 1.5% और 1/3 डिडक्शन के बाद 1%, और 7.5% नॉन अफोर्डेबल के लिए, जो कि इफेक्टिव रेट 1/3 लेस करने के बाद आता है 5% विदाउट एनी ITC लिखा गया है यहाँ पर। ऑप्शनल टैक्स रेट टू बी अडॉप्टेड बाय द बिल्डर्स, न्यू रेट ऑफ 1% और 5% विदाउट ITC। तो हम देखते हैं कि ITC में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आती है। तो ये जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल और जो हम देख रहे हैं बाय प्रमोटर, जो ये रेट लिखे गए हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, नोटिफिकेशन है 3/2019, हमने ये वहां से कवर अप किया है। पूरा ITC की जो प्रोविजंस है वो हमने 3/2019 में से लिए हैं। तो सर एक बार हमें नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिससे कि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन 3/2019 आपके सामने है स्क्रीन पे। नोटिफिकेशन 3/2019 कहता है कि जो रेट होगा वो 0.75 होगा। ये सेंट्रल रेट है, स्टेट मिला करके ये 1.5 हो जाता है, और इफेक्टिव रेट 1% हो जाता है। तो देखिए, इसमें कंडीशन भी दी गई है, जिस कंडीशन को हम वर्ड फाइल में से रीड आउट करेंगे। पर जितना भी हम कंटेंट ले रहे हैं पूरा अपनी वर्ड फाइल में, वो सारा नोटिफिकेशन में से कवर है एज इट इज, और हमने उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आप व्यूअर्स के साथ उसको कवर किया, एक्सप्लेन किया। और जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे, जो भी अभी मैं ITC के एग्जाम्पल लूंगा, वो भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से ही लूंगा। तो देखिए, बड़े सारे एग्जाम्पल इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, और हम आपके साथ ये नोटिफिकेशन भी जब ये वीडियो लॉन्च होगी तो उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपके साथ रखेंगे, ताकि आपको ये रेडी तौर पे नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए, बड़े सारे जो है बड़ी लंबी 27 पेजेस की नोटिफिकेशन है, और इसमें इलस्ट्रेशंस भी मेंशन्ड है, जो कि हमने बड़े ही इजीली हम इसको कवर करेंगे। एज इट इज हमने इलस्ट्रेशंस अपनी वर्ड फाइल में लिया है। तो जस्ट टू शो यू कि हमने सारा कंटेंट जो है वो नोटिफिकेशन में से ही कवर किया है। तो अब देखिए, जो 1%, 5% की एप्लीकेबिलिटी आई है हमारे ऊपर, और विदाउट ITC आई है, उसमें भी फर्दर कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है? जो भी क्रेडिट है, इनपुट टैक्स आप नहीं लेंगे, क्रेडिट आप पढ़िए इसको, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज नॉट बीन टेकन एक्सेप्ट to the supply of extent as mentioned below, provided to the 80% of the value of input and input services other than by way of grant or development right or long-term lease of land or high-speed diesel or motor spirit natural gas used in supply of the service shall be received from the registered supplier only। तो ये कहता है कि आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट साथ में एक और कंडीशन लगा दी, जो भी 80% वैल्यू है, जो भी आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज ले रहे हो, उसका जो 80% आप ले रहे हो सप्लायर से, वो आप रजिस्टर्ड
सप्लायर से ही लोगे, ओनली देन यू कैन बी एलिजिबल, यू शैल बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। तो हमें ये कहता है कि इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जो हैं वो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से लेनी है, अदर देन जो ग्रीन में हमने शो कर रखा है कि इनके अलावा जो भी सर्विसेज हैं, जो इनपुट्स हैं, वो हमने रजिस्टर्ड से लेना है। तो FAQ आया था एक, उसके अंदर कहते हैं कि आपने टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों की इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज को 80% कवर करना है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्शन 11 है, जो सेक्शन 11 जो है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 9 को। ठीक है जी, तो 9 जो है वो लेवी का सेक्शन है, जो जीएसटी में सेक्शन 9 जो है वो लेवी करता है। अगर सेक्शन 11 जो है वो अगर ओवरराइड करता है सेक्शन 9 को, तो वी कांट से दैट कि एग्जाम सप्लाई को हम इंक्लूड करेंगे और उस पर हम टैक्स पे करेंगे। तो प्रांशु भैया हम एग्जांपल से भी देखते हैं कि ये 80% की कंडीशन क्या है। एग्जांपल से हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छे से बताया हमें कि FAQ में जो उन्होंने कहा कि इसको एग्जाम सप्लाई को भी इंक्लूड करेंगे, तो बहुत सारी एग्जाम सप्लाईज हैं, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन है, तो ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और हमें जो टैक्स पे करना पड़ जाएगा RCM में, वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो देखिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ITC में ये कंडीशन लगाई गई है कि आपको 80% जो इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड सप्लायर से ही लेना पड़ेगा। फर्दर क्या कंडीशन है सर, बताइए हमें। और कहता है कि जहां पर ये शॉर्टफॉल हो जाएगा, लेट से आपने 60% तो रजिस्टर्ड से परचेज कर लिया और कंडीशन कहती है कि आपको 80% जो है वो रजिस्टर्ड से खरीदना था इनपुट सर्विसेज। तो अब कितने का शॉर्टफॉल रह गया जी? 20% का शॉर्टफॉल रह गया। तो जो 20% का शॉर्टफॉल रह गया, उस पे आपको प्रमोटर को 18% रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी आप इस 1% 5% की कंडीशन 1% 5% के रेट को ऑप्ट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम कि किस वैल्यू पे ये 18% हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो जितना भी शॉर्टफॉल रहेगा, आप देखिए कितना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम सारा का सारा जो भी इनपुट सर्विसेज है, वो सारा का सारा हम कहां से ले? ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर। और साथ में आप देखिए सीमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो है प्रोविजन एप्लीकेबल किया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अबव, सब चीजों को ओवरराइड कर रहा है। वेयर सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से आपने ले ली, प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सच सीमेंट एट द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आप देखिए अगर सीमेंट आपने अनरजिस्टर्ड से ले ली, तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। क्या? ऑन किस रेट पे? जो भी सीमेंट का रेट होगा, विच इज 28%। तो 28% आपको सीमेंट अगर आपने अनरजिस्टर्ड से ले ली, तो उसका RCM भी आपको पे करना पड़ेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अबव प्रोविजन। तो सर हमें एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए, जिसमें कि हमें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और शॉर्टफॉल का हमें बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें लायबिलिटी को पे करना है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रमोटर हैज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ, तो ये तो हमें कंसिडर ही नहीं करने, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए उसने सैंड, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, जो भी कंस्ट्रक्शन करने में जो उसने इनपुट गुड्स और सर्विसेज यूज किए हैं, वो उसने कहां से, किस सप्लायर से लिए हैं? रजिस्टर्ड से लिए हैं, सैंड रजिस्टर्ड से लिया है, सीमेंट उसने अनरजिस्टर्ड से ले लिया, बाकी स्टील भी उसने रजिस्टर्ड से लिया, ब्रिक भी रजिस्टर्ड से लिया, बाकी सारे उसने एल्यूमिनियम एक्सेट्रा रजिस्टर्ड से लिए, बट सीमेंट उसने अनरजिस्टर्ड से ले लिया। तो आप देखिए टोटल 100% में से सिर्फ 15% सीमेंट का पार्ट उसने अनरजिस्टर्ड से लिया, बाकी तो 80% की कंडीशन उसने पूरी सेटिस्फाई कर दी, रजिस्टर्ड से लिया उसने। तो इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रमोटर हैज प्रोक्यूर्ड 18% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्संस, हाउएवर उसने सीमेंट अनरजिस्टर्ड से ली,
हैंस देखिए सीमेंट के केस में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, सीमेंट के ऊपर ये 80% का शॉर्टफॉल नहीं लगता, सीमेंट हैज टू बी आरसीएम हैज टू बी पेड ऑन द सीमेंट प्रोविजंस। तो आपको क्या करना है, सीमेंट के ऊपर जो भी 15% जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर 28% आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। किसको? प्रमोटर को पे करना होगा। और कब पे करना है आइए हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रमोटर, पहली बात हम मिसलेनियस प्रोविजंस में देखेंगे, जो प्रमोटर होगा वो प्रोजेक्ट वाइज इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम द रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का अकाउंट बनाएगा। तो पता ही कैसे लगेगा कि कौन कौन से इनवर्ट जो भी उसने कंस्ट्रक्शन में यूज किए हैं, कौन कौन से रजिस्टर्ड से लिए और कौन कौन से अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए हैं। तो ये कैसे पता लगेगा जब तक ये प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। एंड जो भी शॉर्टफॉल होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें पे करना होगा। ये किसके लिए है? अदर देन सीमेंट के लिए है ये। बट सीमेंट के केस में जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो मंथली बेसिस पे होगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्सप्लेनेशन वन अबव, टैक्स ऑन सीमेंट रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड इन द मंथ इन विच सीमेंट इज रिसीव्ड। इसका मतलब सीमेंट के केस में जो आरसीएम पे करना होगा वो मंथली बेसिस पे करना होगा, जबकि जो अदर देन सीमेंट मटेरियल है उस केस में एक्सप्लेनेशन वन कहती है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन द शॉर्टफॉल ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें भी टिल जून तक आप पे कर सकते हो, जो कि लास्ट डेट होगी। तो आप देखिए मेरे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जो सीमेंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे, और वो भी कब पे करना पड़ेगा भैया? ये मंथली कर देना। मंथली करना पड़ेगा। आइए हम सेकंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। प्रमोटर ने इस पर्टिकुलर केस में देखिए सैंड सीमेंट सब रजिस्टर्ड से किया, पेंट और एल्यूमिनियम विंडोज सिर्फ 20% अनरजिस्टर्ड से परचेज कर लिया। तो देखिए जो 80% वाला प्रोविजन है वो तो वेल कवर हो रहा है, 80% तो आपने रजिस्टर्ड से ही लिया है और सीमेंट भी आपने रजिस्टर्ड से ही लिया है। तो इस केस में व्यूअर्स आप बताइए क्या रहेगा। इन दिस एग्जांपल प्रमोटर हैज प्रोक्यूर्ड 80% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग सीमेंट फ्रॉम अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। सिर्फ उसने 20% वाला पार्टी अनरजिस्टर्ड से लिया है, हेंस प्रमोटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इस इलस्ट्रेशन में उसकी कोई भी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सीमेंट की भी उसकी प्रोविजन पूरा फुलफिल हो रहा है और 80% का भी उसका कोई भी शॉर्टफॉल नहीं हो रहा है। इलस्ट्रेशन 3 में बताइए सर क्या रहेगा। इलस्ट्रेशन 3 को ध्यान से देखिए। सैंड अनरजिस्टर्ड से है, सीमेंट भी अनरजिस्टर्ड से है, 10-15 कितना हो गया टोटल 25, प्लस आर्किटेक्ट्स मैंने बोल्ड किया हुआ है वो भी अनरजिस्टर्ड से और एल्यूमिनियम भी अनरजिस्टर्ड से 15। तो आप देखिए 10-15 25 और नीचे हम 10-15 पे जाते हैं, ये भी 25। इसका मतलब 50% पार्ट जो है वो अनरजिस्टर्ड से लिया गया है। पर आपको पता है कि सीमेंट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। सीमेंट को इट हैज टू बी बॉट और परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड ओनली। तो सबसे पहले तो 15% जो भी होगा सीमेंट का पार्ट उस पर तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना ही पड़ेगा एट द रेट 28% अंडर आरसीएम प्रमोटर को पे करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टफॉल के लिए हम सीमेंट को इंक्लूड करके चलते हैं। तो आप देखिए 50% पार्ट था अनरजिस्टर्ड का, 15 हमने पे कर दिया आरसीएम में सीमेंट वाला पार्ट, तो टोटल कितना हो गया 65 और रिमेनिंग शॉर्टफॉल कितना रह गया सर 80% होना चाहिए। अभी भी 15% रह गया है जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। 15% जो शॉर्टफॉल रह गया उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा एट द रेट 18%। वो यहाँ लिखा है कि जो हमारा शॉर्टफॉल था, देखिए ये यहाँ लिखा है द प्रमोटर हैज टू पे जीएसटी ऑन सीमेंट एट द एप्लीकेबल रेट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सीमेंट on the remaining shortfall of 15%, the promoter shall pay 18% under the
आरसीएम प्रोविजंस। तो मेरे को लगता है तीनों इलस्ट्रेशंस आपको बड़े अच्छे से क्लियर हैं, शिवा भैया वेल कवर्ड है। यस प्रांशु भैया, यस। ये है कि 18% जो आरसीएम में पे करना है, ये हमने जो है वैल्यू चेक करनी है। हमने ये नहीं देखना कि सैंड का पे करना है, सीमेंट का पे करना है। पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे कि टोटल वैल्यू हमारी कंस्ट्रक्शन की कितनी है, उसके अंदर से रजिस्टर्ड से कितना है, अनरजिस्टर्ड कितना है। तो जो अनरजिस्टर्ड की वैल्यू बचेगी उसका 18% हमने कवर करने के लिए उस पे हमने 18% आरसीएम पे करना है। We तो don't have to प्रांशु say भैया, bifurcately प्रांशु भैया regarding क्या मैं कह सकता हूँ कि अनरजिस्टर्ड के केस में हमें ये नहीं देखना कि एल्यूमिनियम है, आर्किटेक्ट है, हमें टोटल वैल्यू वाइज देखना है कि अनरजिस्टर्ड में कितना वैल्यू का शॉर्टफॉल रह गया और उस वैल्यू पे हमें पे कर देना है। क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रांशु भैया? yes. तो प्रांशु भैया, इसमें हमने वेल कवर कर लिया तीनों इलस्ट्रेशंस में कि क्या क्या कंडीशन उन्होंने 1% 5% में रखी है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाह रही है कि हम जितना भी जो परचेजिंग कर रहा है प्रमोटर, वो सारा का सारा कहाँ से करे, रजिस्टर्ड सप्लायर से करे। तो अब हम देखते हैं कि जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उसमें रिवर्सल ऑफ आईटीसी कैसे था, क्या था, और कैसे कैसे हम ऑप्ट करेंगे न्यू रेट ऑफ टैक्सेस से, जो कि प्रांशु भैया बड़े ही लुसिडली एक्सप्लेन करेंगे। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इफ ऑप्टेड फॉर न्यू रेट्स ऑफ टैक्स। तो देखिए, ये जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी वाले जो प्रोविजंस है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग पे बहुत सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि क्या हम प्रोविजंस को रीड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, बड़े सारे इसमें फॉर्मूले आते हैं कि आप टीआर को कैसे निकालेंगे, टीएक्स टीई क्या होता है, टीआर क्या होता है। पर जब आप इसको थोरोली देखेंगे, प्रांशु भैया जब इसको समझाएंगे, तो आपको ये बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोविजंस क्या कहते हैं। ओवर टू यू प्रांशु भैया, ओवर टू यू। थैंक यू शिवा भैया, बहुत अच्छी तरह आपने ऊपर एक्सप्लेन करा, एग्जांपल भी साथ में आरसीएम और आईटीसी एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल डिस्कस जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, उसके अंदर हम पहले आईटीसी अवेलेबल था तो हम आईटीसी क्लेम कर रहे थे, लेकिन अगर हमने न्यू रेट्स ऑप्ट कर लिए नए आफ्टर 1 अप्रैल 2019, तो न्यू रेट्स में हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं था। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हम पहले जितना ले चुके क्या हमें उतना अवेलेबल था ओनली फॉर रेजिडेंशियल, बिकॉज कमर्शियल के लिए तो हमें अब बाद में भी अवेलेबल है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, आरआरईपी के लिए अलग मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कमर्शियल के लिए बाद में भी अवेलेबल है, पहले भी अवेलेबल था। पर जो रेजिडेंशियल है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब बाद में अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम पहले ज्यादा ले चुके या कम ले चुके, वी विल डिस्कस कि कैसे वो कैलकुलेट करना है हमने। तो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई है उस पे तो अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इट इज क्लियर। अगर आप आगे टैक्स पे करेंगे तभी आपको आईटीसी क्लेम होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि अब जो हमारे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जो आरईपी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का हमारा टैक्स है 1% 5% है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आईटीसी हमें निकालना कैसे है, कि कितना अवेलेबल है कितना अवेलेबल नहीं है हमें। उसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दिया। पहला केस है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट जीरो, मतलब कि 1/4/19 से पहले कुछ परसेंटेज जो कंप्लीट हो चुका हमारा, और जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं, जो स्टॉक है हमारा अवेलेबल है 31 मार्च 2019 को, कुछ अपार्टमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट में अभी अवेलेबल हैं, सेल नहीं हुए। जो सेल हो चुके उन पे तो हम टैक्स पे कर चुके, उसका आईटीसी हम क्लेम कर चुके पहले। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स बच गए उनके लिए हमने क्या करना है, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हमारे बच गए, इसमें कहता है कि TX इक्वल टू T माइनस TE। जो T है वो हमारा टोटल आईटीसी है, जो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जो हमने जीएसटी स्टार्ट होने से लेकर 31 मार्च 2019 तक जो हमने क्लेम किया, इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल क्रेडिट जो हमने लिया, दैट इज टी। और जो टीई है वो हमारा है आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पोर्शन वेयर टाइम ऑफ सप्लाई इज बिफोर 1 अप्रैल 2019। टाइम ऑफ सप्लाई हमने डिस्कस किया पहले। तो उस केस में वो कहता है कि टीई जो है वो हमारा एलिजिबल क्रेडिट है, कि कितना एलिजिबल होना चाहिए हमारा।
तो उसके लिए वो कहता है कि 1 अप्रैल से पहले आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई थी उस केस में आपका उतना आईटीसी कितना एलिजिबल था वो हम डिस्कस करेंगे जो टीई निकलता है, और टीएक्स हमारा जो एट्रीब्यूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन है आफ्टर 1/4/19 में जो हमें आईटीसी नहीं मिलना, उस केस में वो हम टीएक्स डिस्कस करेंगे। अंशु भैया कहीं ना कहीं आप इनएलिजिबल क्रेडिट निकालना चाह रहे हो, टोटल क्रेडिट माइनस एलिजिबल क्रेडिट इक्वल टू इनएलिजिबल क्रेडिट, दैट इज टीएक्स। यस, 90% मतलब मोस्टली वी विल डिस्कस इनएलिजिबल क्रेडिट, बट देयर कैन बी चांसेस कि हमें क्रेडिट हमें अवेलेबल एक्स्ट्रा हो जाए। ओके, देन वी विल सी। यस, तो टीई का फॉर्मूला उन्होंने बताया कि टीई क्या है, टीसी प्लस टीआर। टीसी क्या है, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल पोर्शन के लिए जो हमें क्रेडिट मिलना था, और टीआर है हमारा रेजिडेंशियल के लिए। ठीक है, तो टीई हमारा क्या हो गया, आईटीसी फॉर कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। तो उसका हम टोटल क्रेडिट जितना था उसमें से हम इतना जो एलिजिबल क्रेडिट है वो लेस कर देंगे तो हमारा इनएलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा। अब एलिजिबल क्रेडिट कैसे निकालना है, टीसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल क्रेडिट जो हम ले चुके 1 जुलाई से 31 मार्च तक इनटू कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स डिवाइड बाय टोटल। तो हमारा कारपेट एरिया जो है कमर्शियल डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल इनटू टोटल क्रेडिट। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम एवरेज प्रोपोर्शनेट निकालते हैं कि हमारा टोटल क्रेडिट में से हमारा कमर्शियल पोर्शन का कितना क्रेडिट अवेलेबल था, वो हम टीसी निकल जाएगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं टीआर के लिए। टीआर हमने जो मेन हमने डिस्कस करना है कि रेजिडेंशियल पोर्शन के लिए हमें जो रेजिडेंशियल पोर्शन जो हमारा स्टॉक बच गया 31 मार्च को उसका क्रेडिट कितना है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है टीआर। टीआर क्या कहता है, TR is ITC attributable to construction of residential portion where time of supply is before 1st April। 1st April से पहले टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका, उस केस में TR की वैल्यू क्या आएगी। अब आपने एक फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट आपने सेल कर दिया, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन तो आपको क्रेडिट वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सप्लाई। तो आपने बिफोर कंस्ट्रक्शन कुछ सेल किया, हो सकता है आपने सारी पेमेंट ना करी हो सकता है आधी पेमेंट की हो, 1/4 की हो, 3/4 की हो। तो उस केस में पेमेंट के हिसाब से तो हमने क्रेडिट देखना ना, क्योंकि कुछ पेमेंट हमें 1 अप्रैल के बाद पे करनी है जिसपे हमें जब हमारा टैक्स लायबल नहीं है तो उस पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो हमने ये देखना है कि कितनी वैल्यू पे हम पहले टैक्स पे कर चुके हैं, तो उस वैल्यू के ऊपर हमने सिर्फ उतना वैल्यू पे आईटीसी हमने निकालना है कि हमें जो एलिजिबल था, जिस पेमेंट को हम बाद में पे करेंगे उस पर ना टैक्स लगेगा ना उस पर आईटीसी मिलेगा, तो हम उसको लेस कर देंगे। तो टीआर का फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, वो कहता है कि टोटल क्रेडिट टी इंटू F1। F1 क्या कहता है, हमारा रेजिडेंशियल का कारपेट एरिया डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया। अब एक टोटल एरिया में से, टोटल प्रोजेक्ट में से एक रेजिडेंशियल का हमने जो रेजिडेंशियल का कारपेट एरिया निकाल लिया कि रेजिडेंशियल ये है डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया, वो प्रोपोर्शन निकल गया कि रेजिडेंशियल का कितना है, इनटू F2 उस जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उसमें से बुकिंग कितने अपार्टमेंट्स की होगी हमारी। हो सकता है सारी बुकिंग ना हुई हो सकता है कुछ हमारे 1 अप्रैल के बाद बिके, लेकिन हमने जो 1 अप्रैल से पहले जितने हमारे बुकिंग हो चुकी, हमने तो सिर्फ उतने का एलिजिबल क्रेडिट निकालना है क्योंकि बाद वालों पे हमें क्रेडिट मिलना नहीं। तो हम F2 निकालते हैं कि टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल बुक बिफोर 1 अप्रैल डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल। अगर 100 फ्लैट्स हैं उसमें से 70 आपके रेजिडेंशियल थे, तो 70 में से बुकिंग कितनी हो गई, उन बुकिंग के ऊपर हमने देखना है कि कारपेट एरिया कितना था। फिर F3, अब जितने हमारे बुक हो गए, हो सकता है कि सब पे हमारे पूरी अमाउंट हमें ना मिली हो सकता है कि 50% अमाउंट मिली हो, तो हमने तो सिर्फ 50% का लेंगे क्योंकि बाकी का 50% आफ्टर 1 अप्रैल हमें मिलेगा जिसपे हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रोपोर्शन उस केस में F3 आ जाएगा हमारा। फिर F4 क्या है कि हमारा टोटल परसेंटेज कंप्लीट कितना हुआ प्रोजेक्ट। अगर हमारा 20% कंप्लीट हो तो 20% के अंदर रेजिडेंशियल कितना था, उस रेजिडेंशियल के अंदर बुकिंग कितनी थी, उस बुकिंग के अंदर हमें अमाउंट कितना मिल चुका, तब जाके हमारा एक एलिजिबल क्रेडिट निकलेगा। जो हमने एक नीचे एग्जांपल में डिस्कस कर रखा है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट से 100 यूनिट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हमारे 75 थे, कारपेट एरिया ऑफ वन रेजिडेंशियल 70 स्क्वायर मीटर था, तो टोटल कारपेट एरिया कितना हो गया 5250। वैल्यू ऑफ ईच अपार्टमेंट से 0.6 करोड़, तो टोटल वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स कितना आ गया 45 करोड़, जो हमारा आता है 75 यूनिट्स इंटू 0.60 करोड़।
तो अगर हमारे 75 यूनिट्स अगर हमारे रेजिडेंशियल हैं तो 25 यूनिट्स हमारे कमर्शियल रह जाते हैं। कमर्शियल का कारपेट एरिया से 30 स्क्वायर मीटर था, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 इंटू 25 750। तो टोटल कारपेट एरिया कितना हो गया 750 प्लस 5250 विच वी से 6000 स्क्वायर मीटर। अब परसेंटेज कंप्लीशन एज डिक्लेयर्ड बाय रेरा और बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो रेरा बताएगा, अगर रेरा को नहीं है, रेरा अगर वहां पे नहीं एप्लीकेबल तो कोई सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंट इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट, तो उनमें से अगर वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, दैट विल बी ट्रीटेड एज परसेंटेज कंप्लीशन एज ऑन 31st मार्च व्हिच विल बी 20%। तो नंबर ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बुक्ड बिफोर ट्रांजिशन क्या था 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स मान लिया कि वो पहले बुक हो चुके थे। आउट ऑफ 75 वी से 40 यूनिट्स आर बुक बिफोर 31st मार्च। तो 40 यूनिट्स का कारपेट एरिया कितना आएगा 40 इंटू हमारा 70 स्क्वायर मीटर 2800 स्क्वायर मीटर आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि 40 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स की हमारी वैल्यू कितनी होगी 24 करोड़ 0.6 करोड़ वन वैल्यू वन अपार्टमेंट की थी, तो 40 की 24 करोड़। अब हम कहते हैं कि मान लो कि परसेंटेज इनवॉइसिंग 20% हो गई। टोटल बुकिंग तो मान लिया, बुकिंग तो हम पूरा कारपेट एरिया ले लिया कि इस अपार्टमेंट की बुकिंग हो चुकी, लेकिन उस अपार्टमेंट की बुकिंग में से हमारी अमाउंट कितनी हमें रिलीज करी है। इंस्टॉलमेंट्स में जैसे पेमेंट मिलती है, हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट मिली हो सकता है 2 इंस्टॉलमेंट्स मिली हो। तो हमने ये चेक करना है कि उस अपार्टमेंट की जो बुकिंग हो गई, उस बुकिंग अपार्टमेंट की हमें अमाउंट कितनी हमें मिल चुकी, दैट वी से 20% अभी हमें अमाउंट मिली है। तो 24 करोड़ इंटू 20%, तो वी कैन से दैट टाइम ऑफ सप्लाई जो 4.8 करोड़ की इनवॉइस हम पहले इशू कर चुके हैं, तो 4.8 करोड़ के ऊपर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर 1 अप्रैल 2019 को जाएगा। तो आईटीसी रिवर्स कितना करना है, टीएक्स इज इक्वल टू टी माइनस टीई। टी एज्यूम कर लिया हमने 1 करोड़, टोटल क्रेडिट 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमने 1 करोड़ क्रेडिट ले लिया। तो हमारा टीसी कितना निकलता है, टीसी क्या था रिमेंबर, कारपेट एरिया जो हमने सिर्फ कमर्शियल का हमने निकालना है। कमर्शियल अपार्टमेंट्स का आईटीसी कितना था, टी इंटू कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपॉन टोटल कारपेट एरिया। टोटल कारपेट एरिया था 6000, उसके बाद उसमें से कमर्शियल कितना था हमारा 750। तो 750 डिवाइड बाय 6000 इंटू 1 करोड़ जो आ जाता है हमारा 0.125। तो इसका मतलब क्या है, हमारा अगर बाकी सारा बचा वो हमारा रेजिडेंशियल का बच जाएगा, लेकिन रेजिडेंशियल में से हम कितना उसको बिफोर 1 अप्रैल हमारा एप्लीकेबल होगा, एलिजिबल होगा, दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला। F1 क्या था, टोटल रेजिडेंशियल का हमारा आईटीसी कितना बनता है 0.875, विच वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग 1 माइनस 0.125 जो हमारा 0.875 करोड़ आ जाता है। F2 क्या था, हमारे टोटल रेजिडेंशियल बुकिंग कितनी होगी, हमारी बुकिंग की जो था C13 अपॉन C4। C13 क्या था हमारा 2800 स्क्वायर मीटर्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की हमारी बुकिंग हो चुकी। इतने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट डिवाइडेड बाय 6000 हमारा जो है ये रेशियो आ गई कि इतने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बुकिंग होगी। अब इन बुकिंग में से हमें कितने की इनवॉइस इशू कर चुके हैं हम, इनका टाइम ऑफ सप्लाई 1 अप्रैल 2019 जो हमने ऊपर डिस्कस किया 20% की हमने इनवॉइस इशू कर चुके, दैट विल बी 0.2। F4 क्या है, परसेंटेज कंप्लीशन, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ हमारा 20%, दैट विल बी 5। तो ये टोटल अगर हम देखेंगे 20% हमारा कंप्लीट हो चुका, उन 20% में रेजिडेंशियल हमारा 0.875 था, 0.875 में से बुकिंग हमारी 0.533 की हुई, 0.533 में से इनवॉइस जो इशू है वो 0.2 के हुए। तो टोटल क्रेडिट हम निकालते हैं, टीआर निकालते हैं, तो इट इज अ सिंपल फॉर्मूला। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 0.467 करोड़ हमारा आ जाता है। तो टीई एलिजिबल क्रेडिट कितना आता है, टीसी प्लस टीआर, कारपेट जो कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल का हम टोटल करें तो 0.592 करोड़। तो आईटीसी हमारा टोटल 1 था, 1 में से एलिजिबल हमारा 0.592 था, तो 0.408 जो है ये हमारा इनएलिजिबल क्रेडिट वी कैन से दैट व्हिच वी हैव टू रिवर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। और इसके अंदर एक फॉर्मूला और दिया उन्होंने कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू कैलकुलेट टीई। एलिजिबल क्रेडिट निकालने के लिए एक ये भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ऑप्शन दे दिया कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट कि हमें नहीं पता कि कमर्शियल पे कैसे लगना है, कमर्शियल पे कितना लगेगा, रेजिडेंशियल पे कितना लगेगा, हमने तो सामान इकट्ठा मंगा लिया।
वी कैन से दैट इट कैन बी अ कॉमन क्रेडिट। तो आगे हम ये कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला कि क्या है, टीसी कमर्शियल के लिए क्या निकालना है, T3 इंटू कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया। T3 क्या है हमारा कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट T1 का है जो एक्सक्लूसिवली कमर्शियल के लिए यूज हुआ, T2 है हमारा एक्सक्लूसिवली रेजिडेंशियल के लिए यूज हुआ, जो हमें पता है कि ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ही यूज हुआ है, तो वो हम टोटल 1 करोड़ में से हम वो लेस कर देंगे, कमर्शियल का कमर्शियल में चला जाएगा, रेजिडेंशियल का रेजिडेंशियल में चला जाएगा, जो बाकी बचा वो कॉमन क्रेडिट है। उस कॉमन क्रेडिट को हमने सी और आर जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल में बाइफरकेट करना है, तो हमारा कॉमन क्रेडिट जो T3 आया, T3 में से कारपेट एरिया का प्रोपोर्शन कर लिया, और टीआर का फॉर्मूला सेम है ऊपर वाला, T3 प्लस T2 भी रेजिडेंशियल का है, T3 के अंदर जो बचा वो भी रेजिडेंशियल है, कॉमन है, तो T3 प्लस T2 लेके इनटू वही जो आपका परसेंटेज कंप्लीशन इनटू रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स इनटू आपका वो बुकिंग अमाउंट, और आपका एंड में कितने की इनवॉइस आपका मिला। तो अब इसके अंदर कहते हैं कि इफ Tx इज पॉजिटिव, अगर हमारा Tx जो है वो पॉजिटिव आता है, तो हमारा क्या मतलब हुआ कि टोटल क्रेडिट में से हमने एलिजिबल क्रेडिट लेस कर दिया, तो बाकी जो हमने, इसका मतलब है कि हमने जो क्रेडिट क्लेम किया दैट इज मोर देन व्हाट वी आर एलिजिबल, तो हमें वो सारा का सारा हमें पे करना पड़ेगा। अगर Tx नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि हमने जितना क्रेडिट हमें अवेलेबल होना चाहिए था उसमें से हमें कम अवेलेबल हुआ, तो बाकी का हम क्लेम कर सकते हैं। इफ ऑल्सो मतलब कि अगर हमें वो अवेलेबल नहीं भी है, न्यू रेट्स में द ITC इज नॉट अवेलेबल, इवन देन वी कैन अवेल ITC फॉर Tx। इसके बाद है कि परसेंटेज कंप्लीशन इज 0, जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 0 है, पर ITC हम अवेल कर चुके और स्टॉक भी 31 मार्च को पड़ा है। परसेंटेज कंप्लीशन कुछ भी नहीं हुई अभी तक, अभी रेरा ने कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट कुछ कितने भी 20% का भी नहीं दिया, नॉट इवन अ 1%, इट इज 0, बट ITC हमने अवेल कर लिया, हमने स्टॉक भी हमारा अवेलेबल है 31 मार्च को थोड़ा बहुत जितना भी है। उस केस में कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन विच हैज टाइम ऑफ सप्लाई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, जो हमारे सेल 1 अप्रैल के बाद होने, क्योंकि स्टॉक बचा हुआ है हमारे 1 अप्रैल के बाद होना है, उसके लिए इनपुट टैक्स कैसे निकालना है हमने कि एलिजिबल होगा इनएलिजिबल होगा, इक्वल द शैल बी कैलकुलेटेड एंड द अमाउंट इक्वल टू Tx शैल बी पेड और टेकन क्रेडिट as may be prescribed with the modification of percentage completion for calculation of F4। इसमें कहता है कि अगर आपका कंप्लीशन 0 है, आपने रेरा ने कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड चार्टर्ड इंजीनियर से या सर्टिफाइड चार्टर्ड आर्किटेक्चर से अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इतना प्रोपोर्शन आप इनपुट सर्विसेज का यूज करके इतनी कंप्लीशन कर चुके हैं, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। फिर तीसरा केस आता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 0 एंड इनवॉइसिंग डन हैविंग टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर 1 अप्रैल एंड नो ITC हैज बीन अवेल्ड। कंप्लीशन 0 है, टाइम ऑफ सप्लाई 1/4/19 से पहले, मतलब आप इनवॉइस इशू कर चुके हो, ITC क्लेम नहीं किया आपने, सिर्फ इनवॉइस इशू कर रखा है। तो TE का फॉर्मूला क्या होगा, एलिजिबल क्रेडिट का TC प्लस TR सेम है। TC कैसे निकालेंगे, TN क्या है हमारा, is the tax paid on such inputs and input services on which ITC is available under CGST Act received in 2019-20 for construction of REP। मतलब कि 2019-20 के अंदर आपको जो रिसीव हुआ है इनपुट या इनपुट सर्विसेज, उस केस में आप T को वो लेके आगे आप फॉर्मूला में लगा के उसको TC और TR आप निकाल सकते हो। इसमें इस केस में F4 नहीं लिया क्योंकि कंप्लीशन हमारा 0 है। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, परसेंटेज इनवॉइसिंग, जो इनवॉइसिंग है अगर वो कंप्लीशन से ज्यादा है एंड द डिफरेंस इज मोर देन 25%, इनवॉइसिंग परसेंटेज और कंप्लीशन परसेंटेज दोनों में 25% से ज्यादा का डिफरेंस है, लेट्स से एग्जांपल परसेंटेज इनवॉइसिंग इज 60% लेकिन कंप्लीशन 20% है, तो हम डीम कर लेंगे कि परसेंटेज इनवॉइसिंग इज 20 प्लस 25% विच इज 45%। ये डीमिंग प्रोविजन इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया नोटिफिकेशन में, सो वी हैव टू गो बाय दैट ओनली। दूसरा है कि अगर वैल्यू ऑफ इनवॉइसिंग बिफोर 1 अप्रैल, जो वैल्यू है दैट इज मोर देन द कंसिडरेशन रिसीव्ड,
आपने इनवॉइस ज्यादा कर दिया लेकिन इतना भी कंसिडरेशन हमें मिला नहीं, अगर उसका भी डिफरेंस 25% से ज्यादा है तो हमें भी वो डीम करके 25% ही लेना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इनवॉइसिंग की वैल्यू 30 है, एक्चुअल कंसिडरेशन 20 करोड़ मिला, तो डिफरेंस 50% का है, तो हम इस केस में भी 20 करोड़ प्लस 25% जो है 25 करोड़ विल बी डीम्ड एज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस। अगला है कि वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, जो हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर करे दैट इज मोर देन द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बाय मोर देन 25%, तो उस केस में क्या है, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर में फिक्स द टीई बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंजम्पशन, तो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर उस केस में टीई डिसाइड करेगा हमारा। इसके बाद क्या ऊपर वाला हमारा केस था वो सारा था आरईपी के लिए, अब हम करेंगे आरआरईपी के लिए। आरआरईपी में क्या है, उस केस में क्या है कि जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था कि मोर देन 15% से ज्यादा आपका कमर्शियल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इस केस में क्या है कि कमर्शियल को दे आर ट्रीटिंग सेम एज अ रेजिडेंशियल, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल में रेट भी 5% है और कमर्शियल रेजिडेंशियल में दोनों में आईटीसी आरआरईपी में अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या है कि हमें T is not to be calculated as TC plus TR, इस केस में क्योंकि कमर्शियल इसमें अलग नहीं है, रेजिडेंशियल अलग नहीं है, दोनों इकट्ठे हैं, तो T हम इकट्ठा ही T को लेके ही हम T कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला सेम है, T is equal to T into F1 F2 F3 F4। इस केस में F1 will always be 1 because carpet area of commercial and residential they both are to be included in numerator also and denominator also, तो F1 will always be 1, F2 will be total carpet area of residential book before, और F3 जो है हमारी वैल्यू ऑफ इनवॉइसिंग पहले ही कितनी होगी, F4 is percentage of completion। Point B, C and D explained above in REP are same for RREP also. This is an example, I will not go into detail, it is same as before, so you can read it again by your own। Now there are rules regarding 42 and rule 43, जो हमने ऊपर डिस्कस किया जो था वो रूल वो हमारा आईटीसी था जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का था, जिनका आईटीसी हम 1 अप्रैल से पहले ले चुके थे, लेकिन उनकी सेल जो है टाइम ऑफ सप्लाई जो 1 अप्रैल के बाद आ रही है, उस केस में हम उस आईटीसी का क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे या उसको क्लेम करेंगे। लेकिन रूल 42 और 42 is for inputs and 43 is for capital goods। इस केस में हम क्या कहते हैं कि रूल 42 कहता है कि कॉमन गुड्स जो हैं, कॉमन क्रेडिट्स जो हैं आपके, जो आपके कमर्शियल में यूज हो रहे हैं, एग्जाम्प्ट में यूज हो रहे हैं, रेजिडेंशियल में यूज हो रहे हैं, उसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। रूल 43 जो कैपिटल गुड्स आप यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल एग्जाम्प्ट सप्लाई, उस केस में आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस विल बी टेकन बाय शिवा। प्रांशु भैया थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल मैनर में टीआर F1 F2 F3 F4 को डिटेल मैनर में हमें एक्सप्लेन किया। पहली बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमें ये, जब हम बचपन में पढ़ते थे साइन कॉस टेंजेंट थीटास एंड ऑल टुगेदर, हमें फॉर्मूलेस लगे और बड़ा ही टफ लगे, क्योंकि पहली बार माइंड उसको समझने में थोड़ी देर लगा सकता है। इसीलिए हम इसको नेक्स्ट सीरीज में एक बार रिवाइज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी हम आईटीसी का इतना ही डिस्कस करेंगे, इवन रूल 42, 43, आरसीएम और जो भी आईटीसी का हमने डिस्कस किया, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आल्सो इन फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लेक्चर कहीं ना कहीं हैवी ना हो जाए, इसलिए हमने नेक्स्ट लेक्चर में नोटिफिकेशंस, एडवांस रूलिंग्स प्लस जो पिछला है हमने आज जो आज डिस्कस किया है उसमें आरसीएम, आईटीसी और रूल 42, 43 आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमने इसको रखा है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ सो दैट देयर इज अ क्यूरियोसिटी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट दी आरसीएम, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑल्दो 80% का शॉर्टफॉल है तब आरसीएम होगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कंपाइल करना है, तो आपको लगेगा कि बहुत इजी प्रोविजंस है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे तो यू विल रियली फील दैट कि हाँ ये प्रोविजंस तो हमने अभी पढ़े हैं, तो यू विल रियली अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली।
तो ये सारे आरसीएम के प्रोविजंस प्लस जो अभी प्रांशु भैया ने हमें पढ़ाया, टीसी, टीआर, F1, F2, F3, F4, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हम फास्ट मैनर में गो थ्रू करेंगे इन अ वेरी फास्ट पेस, और रूल 42 और 43 को भी हम डिस्कस करेंगे ऑन अ फास्ट पेस। तो आप मान सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम एक तो हाफ एन आवर रिवीजन करेंगे आरसीएम की, आईटीसी की, प्लस रूल 42 43 को करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट्स हम इसको डेडिकेट करेंगे, एंड देन हम मिसलेनियस टॉपिक्स कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना था जब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आया और उसकी डेट क्या थी, 10th में थी, 20th में एक्सटेंड कर दी गई थी, क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करने हैं, तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। जीस्ट ऑफ ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन कि कौन सी नोटिफिकेशन में क्या क्या कवरिंग की गई है, तो ये सारे कंपैरेटिव रेट्स, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केस क्लॉज, कंडीशंस, अदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा AAR, केस लॉ, जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो यू विल रियली अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स ऑल द व्यूअर्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आपको एक बार लग सकता है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्रस्ट कि प्रांशु भैया हैज मेड रियली अर्नेस्ट एफर्ट्स कि वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए ये टॉपिक बड़े लर्नेड स्पीकर्स जो है इसको स्किप कर जाते हैं, बट प्रांशु भैया ने, हमने मिलके इसको टेकअप किया, F1, F2, F3 and all together what will be the ineligible credit for the ongoing project, जो कि 18-19 की हो सकता है, आपको जीएसटी ऑडिट करते हुए आपको पता होना चाहिए। तो उस वे से हमने इसको कवर किया, क्योंकि हम रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टेकिंग, वी आर नॉट स्किपिंग एनी टॉपिक, वी आर कवरिंग इट एट अ होल लेवल। तो आई वुड रिक्वेस्ट नव्या भैया, ओवर टू यू नव्या भैया, की वो हमारी जो फाइनल सीरीज जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, और उसके साथ हम एक हैंडबुक भी आपके लिए पब्लिश कर रहे हैं, जो कि आप कई व्यूअर्स पूछते हैं जी जो आपका स्टडी मटेरियल है वो प्लीज दे दीजिए। तो मैं कहूंगा कि जो स्टडी मटेरियल है, जो भी 3 पर्टिकुलर पार्ट्स का स्टडी मटेरियल होगा, प्लस जो 4th में हम डिस्कस करेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक आप सबके पास पहुंच जाएगा थ्रू नव्या भैया ITRA प्लेटफॉर्म। And we again thank me and Pranshu Bhaiya again thank ITRA team and founder of ITRA नव्या मल्होत्रा जी, जिनके थ्रू हम अपने व्यूज को व्यूअर्स तक पहुंचा पा रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर एक सीरीज को कंप्लीट कर पा रहे हैं। थैंक यू नव्या भैया फॉर योर एफर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग अस द प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू नव्या भैया। मैं ये कहूंगा शिवा भैया, हम सब मिलके चल रहे हैं, पिलर हैं, फैमिली हैं, और साथ ही में मैं एक चीज और बोलूंगा भैया कि आज जैसे आप दोनों ने मिलकर सेमीफाइनल खेला है, फाइनल मैच अभी आना बाकी है और वो प्रीमियर होगा प्रॉपर, मैं मान के चल रहा हूँ, विद द रिलीज ऑफ हैंडबुक फॉर ऑल द व्यूअर्स। आई एम अनकंडीशनल, एंड मैं ये कहूंगा इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि आपने कोई चीज में छोड़ा, कोई उठाया, कोई टॉपिक सिलेक्ट किया। यू हैव in depth exhaustively tried to cover all the aspects. Salute to both of you. With this, let us close the session for this day and let's eagerly wait for the more, मतलब मैं कहूँगा more भी नहीं, super exciting premiere part, the 4th part. Thank you so much to all the viewers. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you.